यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अच्छा, जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक किसी को कुछ पूछना है? ये सब कुछ समझ में आ गया? बताइए, बात कीजिए बेटा मुझसे। सर सब कुछ समझ में आ गया। सब समझ में आ गया। चलिए, तो बेटा मैंने आप लोगों को देखिए सबसे पहले जो पढ़ाया था ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ाया था कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरीज पढ़ाई थी। जिसमें जो मेन थ्योरी पढ़ाई थी वो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन पढ़ाया था, और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिलर एक्सपेरिमेंट ने। ठीक है, इसके बाद मैंने एविडेंसेस स्टार्ट किए थे। एविडेंसेस में सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कौन से एविडेंस? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें मैंने आपको फॉसिल्स के बारे में पढ़ाया था। फॉसिल्स के बारे हाँ, में। उसमें आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में पढ़ाया था और जूलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया था। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बताया, होमोलोगस। एनालॉगस ऑर्गन के बारे में बताया, एनालॉगस, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बताया, एटाविज्म करेक्टर के बारे में एटाविज्म। बताया, और कनेक्टिंग लिंक के बारे में बताया। क्लियर है? चलिए, अब जो थर्ड नंबर यस पे सर। एविडेंसेस आते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या होते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस? पहले इस बात को समझना है। बेटा देखो, होता क्या है कि अगर हम कोई भी वर्टिब्रेट्स ले लें या कोई भी इनवर्टिब्रेट्स ले लें, हम कोई भी, चाहे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो चाहे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो एनिमल होता है जिसमें टू जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो होता है जिसमें थ्री जर्म लेयर होती हैं, जिनको बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो चाहे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो चाहे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो कोई भी एनिमल हो, सभी एनिमल्स में सबसे पहले, सभी एनिमल्स का अगर हम अर्ली डेवलपमेंट देखते हैं, यानी कि गैस्ट्रुला स्टेज से पहले का डेवलपमेंट देखते हैं, तो सभी में सिमिलर होता है। सभी में क्या होता है? सिमिलर। सिमिलर। सिमिलर होता है। तो देखो यहाँ लिखा है, द एविडेंसेस आर बेस्ड ऑन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियो ऑफ वेरियस एनिमल्स। हमने वेरियस एनिमल्स के एम्ब्रियो की स्टडी करी और उससे हमें कुछ एविडेंसेस मिले जिनको हमने नाम दिया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इसमें पहला हेडिंग इन्होंने दिया सिमिलरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट। इन्होंने ये कहा सिमिलरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट में कि चाहे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो चाहे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो, सभी एनिमल्स में गैस्ट्रुला स्टेज से पहले की जो स्टेजेस हैं वो सिमिलर होती हैं। यानी कि सभी में स्पर्म और ओवम बनेंगे, सभी में फर्टिलाइजेशन होगा, सभी में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा यानी कि फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, और फिर वो जाइगोट में क्लीवेज होंगे, यानी कि क्लीवेज का मतलब उसमें सेगमेंटेशन होगा यानी कि डिवीजन होगा, और फिर मोरुला स्टेज बनेगी, फिर ब्लास्टुला स्टेज बनेगी। बात समझ में आई? और ब्लास्टुला के बाद बनेगी गैस्ट्रुला स्टेज। यानी कि गैस्ट्रुला स्टेज से पहले की जो स्टेजेस हैं, चाहे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो चाहे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो, दोनों में क्या है? सिमिलर है। ठीक है, लेकिन जब गैस्ट्रुला स्टेज में पहुंचते हैं तो अगर गैस्ट्रुला स्टेज में टू जर्म लेयर बनती हैं तो बनता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और अगर थ्री जर्म लेयर बनेंगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। यानी कि गैस्ट्रुला स्टेज डिसाइड करता है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बनना है या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बनना है। लेकिन गैस्ट्रुला स्टेज से पहले की जितनी भी स्टेजेस हैं वो सारी क्या होती हैं? दोनों के अंदर क्या रहती हैं? सिमिलर होती सेम। हैं, सेम रहती हैं। वो इस बात का प्रूफ करती हैं कि चाहे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो चाहे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो, सभी एनिमल्स के जो एंसेस्टर हैं वो क्या हैं? कॉमन। कॉमन। नई बात समझ में आई आपको? यस सर। आ गई यस सर। सब लोगों को? अब यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए लिखा हुआ है, इन ऑल मल्टी सेलुलर, एमसी का मतलब मल्टी सेलुलर, इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द फर्टिलाइज्ड एग, जिसको बोलते हैं जाइगोट, undergoes segmentation, segmentation मतलब cleavage, to produce solid structure morula. The morula develop into single layered holoblastula. The latter change into either two or three layered gastrula. अगर टू लेयर बनेगा तो कौन सा एनिमल होगा? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और अगर थ्री डिप्लोब्लास्टिक। थ्री जम लेयर्स होंगी तो कैसा बनेगा? प्लोब्लास्टिक। यस, डिप्लोब्लास्टिक। हाँ। तो द एनिमल्स हैव टू लेयर आर said to be diploblastic, जैसे एग्जांपल है coelentrates. The animal in which three layer gastrula is formed called triploblastic, such as frog, lizard. ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रुला कंसिस्ट ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. दोज टू और थ्री लेयर ऑफ गैस्ट्रुला आर टर्म्ड एज प्राइमरी जर्म लेयर्स.
which give rise to entire animals. Such a similar early development establish a close relationship among all मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप लोग जानते हैं कोई भी अर्थ के ऊपर यूनिसेलुलर एनिमल नहीं मिलता। तो जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, चाहे वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, चाहे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, गैस्ट्रुला स्टेज से पहले उनके अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो क्या रहती हैं? सिमिलर रहती हैं। यानी कि सभी में स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन होगा, सभी में जाइगोट यानी कि फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, सभी में सेगमेंटेशन यानी कि क्लीवेज होगा और जाइगोट कन्वर्ट कर देगा वो मोरुला में। मोरुला जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, फिर मोरुला जो है मोरुला कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? ब्लास्टुला स्टेज में। ब्लास्टुला स्टेज क्या है? सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है और उसके बाद बनती है गैस्ट्रुला स्टेज। अगर गैस्ट्रुला स्टेज में 2 जर्म लेयर बने, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो बोलेंगे हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जैसे एग्जांपल है सिलेंट्रेट्स। और अगर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टो मीजो एंडोडर्म, तो बेटा उसे बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्यों कौन है? आप लोग जानते हैं फिश से लेकर सारे मैमल्स तक सारे क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो यानी कि इसका मतलब चाहे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो चाहे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो, सभी के अंदर गैस्ट्रुला स्टेज से पहले जो स्टेजेस हैं वो क्या है? सिमिलर है। वो किसको शो करती हैं? कॉमन एंसेस्ट्री को। किसको दिखाती हैं वो? कॉमन एंसेस्ट्री। हाँ, समझ में आया सबके? Yes, यस सर। ठीक है, तो आप एक बार ये हेडिंग पढ़ लो जल्दी से, फिर इसके बाद सेकंड हेडिंग पढ़ाता हूँ, ये पढ़ो फटाक से। आप एक बार पढ़ लो खुद से, कोई पॉइंट ना समझ में आए मुझसे पूछ सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से पढ़ लीजिए। बेटा रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियो क्या है बेटा? resemblance among vertebrate embryo. हाँ, रिजेम्बलेंस का मतलब क्या होता है? समानता। अमंग का मतलब बीच में, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के बीच में, यानी कि वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के बीच में क्या होती हैं? समानताएं होती हैं, रिजेम्बलेंस होती हैं। और वो रिजेम्बलेंस इस बात को शो करती है कि एंसेस्टर क्या है सबके? कॉमन। एंसेस्टर क्या है? कॉमन। जब एंसेस्टर कॉमन है Common. तभी तो उनमें रिजेम्बलेंस है। अगर एंसेस्टर कॉमन ना होते तो क्या रिजेम्बलेंस होती? No, बोलो। sir. नो। चलिए अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? कैसे मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा, इधर बात सुनिए, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? एक मिनट जरा मैं पहले से खोल लेता हूँ। बताइए, आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ गई होगी मेरे ख्याल से, Yes, sir. यस सर। दिख रही है ना सबको? चलिए अब इसी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, इसी से ही चीजें हमें क्लियर होंगी। देखो, जो हेडिंग का नाम है वो है रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, ठीक है? हमने सारे के सारे वर्टिब्रेट एम्ब्रियो ले लिए। पहला हमने ले लिया फिश। फिश किस में आती है? जल्दी से बताएं। पाइसीज में। उसके बाद लिया Pisces. सैलामेंडर। सैलामेंडर किस में आती है? मैंने एम्फीबियन। पी का मतलब पाइसीज। उसके बाद आ गया एम्फीबियंस, ये एम्फीबियन हो गए। फिर टॉर्टोइस। टॉर्टोइस क्या है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स। Reptile. चिकन। चिकन क्या है? एव्स यानी कि बर्ड्स। एव्स। और ह्यूमन क्या है? मैमल्स। Mammals. मैमल। क्लियर सब लोग? तो बेटा जब भी हम कंपेयर करेंगे सिमिलर स्टेज पे करेंगे, यानी कि सिमिलर एज पे करेंगे। अगर हमें इन सब की कंपेयर करनी है अर्ली एम्ब्रियो पे, तो अर्ली एम्ब्रियो सबका देखेंगे। ऐसा नहीं है एक का अर्ली एम्ब्रियो देख लिया दूसरे का मिड स्टेज एम्ब्रियो देख लिया, ऐसा नहीं करेंगे। अगर कंपेयर करनी है तो सेम एज पे करनी है। किस पे करनी है? Same age. तो ये अर्ली एम्ब्रियो है, इसके बाद ये मिड स्टेज एम्ब्रियो है, और उसके बाद ये मैच्योर एम्ब्रियो है। क्लियर? तो आप ये देखिए अर्ली एम्ब्रियो में देखो सभी के अंदर गिल स्लिट्स मिल रहे हैं,
ये देखो ये भी गिल स्लिट्स हैं, सभी के अंदर क्या मिल रहे हैं, गिल स्लिट्स। सभी में क्या मिल रहे हैं, जल्दी से बताओ। gill slits, गिल स्लिट्स मिल रहे हैं, और सभी के अंदर मिल रही है टेल। सभी के अंदर क्या मिल रही है, टेल। tail, टेल। तो यानी कि अब आप देखो ह्यूमन की अर्ली स्टेज देखो, ह्यूमन के ऊपर की देखो अर्ली स्टेज, ह्यूमन में भी टेल मिल रही है और गिल स्लिट्स मिल रही है। मिल रहे हैं नहीं मिल रहे एम्ब्रियो में, अर्ली एम्ब्रियो में। yes sir, अब एक बार बताओ, क्या हमारे अंदर टेल होती है, क्या हमारे अंदर गिल्स होते हैं, no, नो। No, sir. लेकिन फिर भी ये हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे अपीयर होते हैं। इसका क्या वजह है, इसकी ये वजह common है, ancestry, यस ये कॉमन एंसेस्ट्री को बता रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनका ये कहना है कि हमारी जो एम्ब्रियो, जिस वक्त हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो हमारे एम्ब्रियो के अंदर कुछ ऐसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स अपीयर होती हैं जिन स्ट्रक्चर्स का हमारी बॉडी में काम नहीं है, वो शॉर्ट टाइम के लिए अपीयर होती हैं और फिर वो डिसअपियर हो जाती हैं। लेकिन उनकी प्रेजेंस ये बताती है कि उनके हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो किन एनिमल से हुआ है। जैसे अगर गिल्स देखते हैं हम, गिल स्लिट्स, तो इस बात से हमें ये पता लगता है कि हमारी ओरिजिन उन एनिमल से हुई है जो पानी में रहते थे, जिनके पास गिल्स प्रेजेंट थे, जैसे जैसे फिश। बात समझ में आई नहीं आई, अरे बोलो। Yes, sir. yes और sir, और हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टेल की प्रेजेंस इस बात को बताती है कि हमारे जो एंसेस्टर थे उनमें टेल क्या थी, प्रेजेंट थी। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे टेल का यूज कम हो गया, और टेल का यूज कम होने की वजह से टेल क्या हो गई, डीजनरेट हो गई। तो आज की तारीख में हमारे अंदर टेल नहीं होती, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे टेल शॉर्ट टाइम के लिए अपीयर होती है। वो इस बात को प्रूव करती है कि हमारे एंसेस्टर में टेल क्या थी, प्रेजेंट थी, एब्सेंट थी, प्रेजेंट Present. present, प्रेजेंट थी। क्लियर है सबको दोनों पॉइंट्स। अगला थर्ड पॉइंट देखिए। अब आप ये देखिए कि अगर सपोज हम अर्ली एम्ब्रियो को देख रहे हैं, तो ये फिश का एम्ब्रियो है, ये सिलामेंडर का एम्फीबियन है, ये रेप्टाइल्स है, ये एव्स है और मैमल्स। तो देखो सभी में जो है आपको देखने में सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रही होगी, देखने में बाहर से देखो सब सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। बोलो यस या नो। yes, या तो आप मैच्योर एम्ब्रियो को देख लो, लगभग लगभग सिमिलर सब में दिखाई दे रहा है। यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो हैं सभी के अंदर रिजेम्बलेंस होती है, सभी एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं, यानी कि उनमें सिमिलरिटीज होती हैं। बट जितना ज्यादा क्लोजली रिलेटेड एनिमल होगा उनमें सिमिलरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एव्स के बिल्कुल नजदीक होता है मैमल्स, तो इनमें देखो सिमिलरिटी ज्यादा दिखाई दे रही होगी। टॉर्टॉइज और चिकन एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है, रेप्टाइल से देखो इनमें सिमिलरिटी ज्यादा दिखाई दे रही होगी। फिश और एम्फीबियन में देखो सिमिलरिटी ज्यादा दिखाई, यानी कि सिमिलरिटी यानी कि रिजेम्बलेंस तो ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो में है, लेकिन जितना ज्यादा वो क्लोज रिलेटेड होगा उतनी रिजेम्बलेंस और क्या हो जाएगी, बोलो ज्यादा, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर हम ह्यूमन के मैच्योर एम्ब्रियो को कंपेयर दो चीजों से करते हैं, एक बार करते हैं बर्ड से और एक बार करते हैं फिश से, तो बर्ड के साथ यानी कि एव्स के साथ तो इसकी रिजेम्बलेंस मोर होगी, लेकिन ज्यादा फिश के होगी, साथ जो इसकी रिजेम्बलेंस होगी वो क्या कम, होगी, लेस होगी। लेकिन होगी जरूर रिजेम्बलेंस। ये इस बात को प्रूव करता है कि जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैं, ठीक है, ये जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इन सभी के जो एंसेस्टर हैं वो क्या है, कॉमन है। नई बात समझ में आई, यस सर। yes, आ गई। और इसी को ही बेटा एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने इस लॉ को नाम दिया था बायोजेनेटिक लॉ। और बायोजेनेटिक लॉ में उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। रिकैपिटुलेट का मतलब होता है रिपीट करना, और फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री या एंसेस्ट्रल सीक्वेंस। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि जिस वक्त एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो कुछ ऐसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स अपीयर होती हैं जो उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करती हैं, यानी कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को बताती हैं कि उनके एंसेस्टर कैसे थे। और इस लॉ को उन्होंने नाम दिया बायोजेनेटिक लॉ। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। yes sir,
Yes, sir. ठीक है, अब आप देखें वहीं चलते हैं, एक एक लाइन आप लोगों को समझ में आएगी। देखिए लिखा है, इफ एक कंपैरेटिव स्टडी क्यों कहा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, किसके बीच में कंपेयर कर रहे हैं, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज के बीच में। तो इफ ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज ऑफ द सेम एज ऑफ वर्टिब्रेट, सेम एज ऑफ वर्टिब्रेट मतलब मैंने आपको बताया था कि सेम एज में ही आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। Compare. Same age of vertebrates such as fish, salamander, tortoise, chicken, and a man is made. It is observed that they resemble one another closely. यानी कि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं, लेकिन वो रिजेम्बलेंस कम भी हो सकती है और वो ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा तब होगी जब ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे, और कम कब होगी जब डिस्टेंट होंगे, दूर के होंगे। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Hi, sir. तो देखो लिखा, दे हैव मोर और लेस the same form and structure like gill cleft, tails, etc. Although the embryo of all vertebrate resemble one another, यानी कि सारे के सारे vertebrate embryo एक दूसरे के साथ resemblance शो कर रहे हैं, बट जितना ज्यादा क्लोज रिलेटेड होगा उसकी रिजेम्बलेंस उतनी ही क्या होगी, जल्दी बोला करो आंसर आगे, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ज्यादा और होगी। जितने ज्यादा डिस्टेंट एम्ब्रियो होंगे, डिस्टेंट मतलब दूर के एम्ब्रियो होंगे, उनमें रिजेम्बलेंस उतनी ही क्या होगी, कम होगी। कम होगी। तो देखो यहाँ लिखा है, बट द एम्ब्रियो ऑफ क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स रिजेंबल मोर क्लोजली देन द एम्ब्रियो ऑफ डिस्टेंट ग्रुप। ठीक है, दिस इज अनदर एविडेंस एस्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप अमंग दोज डाइवर्जेंट वर्टिब्रेट्स। क्या शो कर रहे हैं ये, डाइवर्जेंट। Divergent vertebrae. ठीक है भाई, एक बात बताइए आप, जितने क्लोजली रिलेटेड वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैं उनमें रिजेम्बलेंस ज्यादा है, जितने दूर के हैं उनमें रिजेम्बलेंस उतनी ही कम होती चली जाती है। लेकिन ये इस बात को तो प्रूव करती है कि रिजेम्बलेंस तो सभी में है, तो इस बात को तो प्रूव करती है कि सभी के एंसेस्टर क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। लेकिन Common. कॉमन एंसेस्टर है यानी कि सभी की ओरिजिन सेम है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले गए। डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में इसलिए चले गए, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाने की वजह से उनकी जो बॉडी की नीड थी वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। बॉडी की नीड क्या हो गई, जल्दी बोलो, Different. डिफरेंट हो गई। Different. तो जब नीड दोनों की डिफरेंट है, कुछ एनिमल्स चले गए लैंड पे, कुछ एनिमल्स चले गए एयर में, कुछ चले गए पानी के अंदर, तो सबकी नीड बदल गई। तो जब नीड बदल गई तो सभी के अंदर जो एडेप्टेशन होंगी वो डिफरेंट होंगी, सेम होंगी, Different. डिफरेंट एडेप्टेशन होंगी। तो डिफरेंट एडेप्टेशन की वजह से सभी के फंक्शंस में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो ये किसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, Divergent. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। इसीलिए इनवर्टिब्रेट्स को नाम दिया डाइवर्जेंट वर्टिब्रेट्स। नई बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, आ Yes, गई? sir. जल्दी से ये पैराग्राफ पढ़ दो, फिर मैं अगला पढ़ रहा हूँ। जल्दी से पढ़ दीजिए, आप पढ़ते जाइए ताकि आपको एक एक लाइन समझ में आए, जो लाइन ना समझ में आए पूछ लीजिए। इसके बाद बायोजेनेटिक लॉ बताएंगे। जब समझ में आ जाएगा बता दीजिएगा। Yes, sir. लाइन सबको समझ में आ गई, 100% क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. चलिए, अगला जो लॉ होता है दिस इज कॉल्ड बायोजेनेटिक लॉ। अब इसको समझिएगा, बायोजेनेटिक लॉ बिल्कुल इसी के तरीके से ही समझाया जाएगा। बायोजेनेटिक लॉ को जो प्रपोज किया था सबसे पहले वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था बेटा? Ernest Haeckel. Haeckel. हाँ, और ये किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था बेटा, जल्दी बताएं? Observations. ऑब्जर्वेशन। तो देखिए बेटा, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, पहले इस कॉन्सेप्ट को देखिए। इन्होंने कहा था ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। क्या कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने? Ontogeny Ontogeny recapitulates phylogeny. हाँ, और अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने कहा था कि ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, रिकैपिटुलेट का मतलब होता है
रिपीट करना। रिपीट करना। और फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्ट्रल सीक्वेंस, यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वो अपनी एंसेस्ट्रल सीक्वेंस को क्या करता है, रिकैपिटुलेट करता है, यानी कि रिपीट करता है, और उनकी प्रेजेंस ये बताती है कि उनके एंसेस्टर कैसे थे। नई बात समझ में आई? यस सर। बात Yes, समझ sir. में आ रही है? जैसे अभी मैंने आपको ये सेम बात बताई थी, सेम चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैं उनमें 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। सबसे पहले क्या दिखाई देते हैं, गिल स्लिट्स दिखाई देते हैं, सेकंड टेल दिखाई देती है, और थर्ड दिखाई देती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। तो बेटा अगर गिल स्लिट्स जो हैं सभी के वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, आप फिश से लेकर मैमल्स तक जाइए, सभी के एम्ब्रियो के अंदर गिल्स गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि केवल गिल्स जो फंक्शनल होते हैं, जो रेस्पिरेशन का काम फिश करते हैं, में वो होते केवल हैं। केवल फिश में होते हैं। एम्फीबियन से लेकर मैमल्स तक नहीं होते। लेकिन उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनकी प्रेजेंस क्या बताती है, वो उनके एंसेस्टर की हिस्ट्री को बताती है कि सभी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो या वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन से लेकर मैमल्स तक, सभी के जो एंसेस्टर हैं वो क्या है, फिश है। नई बात समझ में आई? यस सर। सेम इसी तरीके से उन्होंने टेल के बारे में बताया कि जो टेल है वो टेल सभी के एम्ब्रियो में प्रेजेंट है। इस बात का प्रूफ करती है कि सभी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के जो एंसेस्टर थे उनमें टेल क्या थी, प्रेजेंट थी, फंक्शनल थी और कंप्लीट थी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। और नोटोकॉर्ड की Yes, प्रेजेंस, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस जो है वो इस बात को बताती है कि सभी एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, सभी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और यही नोटोकॉर्ड बाद में जो है रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। इसीलिए सभी को फिश से लेके मैमल्स तक को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। नई बात समझ में आई? यस सर। Yes. और जो गिल्स हैं बेटा मेरी बात को समझिएगा, जो गिल स्लिट्स हैं वो गिल स्लिट्स देखो फिश से लेकर मैमल्स तक सभी में मिल रहे हैं। लेकिन फिश के अंदर तो गिल्स फंक्शनल हो जाते हैं, लेकिन बाकी एम्फीबियन से लेकर मैमल्स तक में जो गिल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लंग्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। बात को आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से गिल स्लिट से तो कन्वर्ट हुए हैं लंग्स में, तो यानी कि ये किस बात को शो कर रहे हैं, कॉमन एंसेस्ट्री को, कि सभी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो जो हैं वो इस बात को प्रूव करते हैं कि सभी वर्टिब्रेट्स के जो एंसेस्टर है वो कॉमन है या अनकॉमन है? Common. कॉमन। बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को पूरी कहानी? यस सर। चलिए अब मैं आपको पढ़ Yes. रहा हूँ आपके सामने, तो देखिएगा। बायोजेनेटिक लॉ की एक एक लाइन पढ़ूंगा, आप सब बताइएगा समझ में आया नहीं आया। लिखा है, embryological support for evolution was also proposed by Ernest Haeckel based upon observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates। बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि बायोजेनेटिक लॉ को सबसे पहले प्रपोज किसने दिया था, किया था? जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर दो। Ernest Haeckel। और ये किसके ऊपर बेस्ड था? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज थी वो कॉमन थी। उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ दिया था, तभी तो इन्होंने कहा था ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बात भी बताई थी कि जो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे गिल स्लिट्स हैं, टेल है या फिर नोटोकॉर्ड है, ये केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं। एडल्ट स्टेज में ये क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो देखो लिखा दैट आर अब्सेंट इन एडल्ट्स, लेकिन एडल्ट्स में क्या हो जाती हैं, ये डिसअपियर हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो देखो लिखा है, द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप ए रो ऑफ वेस्टिलियर गिल स्लिट्स बिहाइंड द हेड। यानी कि हेड के पीछे, आप एक बात सुनिए, जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैं, यानी कि फिश से लेकर मैमल्स तक, मैमल्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ह्यूमन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो फिश से लेकर मैमल्स तक के जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैं सभी में हेड के पीछे एक रो मिलती है। रो का मतलब पंक्ति मिलती है वेस्टिजियल गिल स्लिट्स की। ठीक है, और ये जो वेस्टिजियल गिल स्लिट्स हैं ये केवल किसमें फंक्शनल होते हैं, जल्दी से बताएं? फिश के अंदर फंक्शनल होते हैं, और Fish. बाकी सभी में ये क्या हो जाते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? Lungs. तो देखो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस
develop a row of vestigial gill slits behind the head, but it is a functional organ only in fish. केवल ये fish के अंदर functional है, and not found in other any other adult vertebrates. यानी कि किसी adult vertebrates में नहीं मिलते. केवल adult vertebrate कौन सा है जिसके अंदर गिल्स functional है? जल्दी से आंसर दीजिए, बोलिए. Fish. Fish. फिश. तो इससे हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट द सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द डिफरेंट वर्टिब्रेट शो स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी. Gills cleft and notochord appear in the embryonic development of all vertebrates from fish to mammals. The notochord is replaced by vertebral column in all vertebrates. Similarly, gills are replaced by lungs in adult amphibian and mammals. Such similarities in embryonic development once again reinforce the idea of evolution from common ancestry. Occasionally, embryonic features such as tail and gill slits persist in adult stage. मतलब आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी. एक ही बात को बार बार ये कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ ही ये कहानी को घुमा रहे हैं. इनका ये कहना है कि फिश से लेकर यानी कि वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो यानी कि फिश एम्ब्रियो से लेकर अगर हम मैमल्स के एम्ब्रियो तक देखते हैं तो सभी के अंदर गिल क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं. और ये गिल क्लेफ्ट जो होते हैं जब ये वर्टिब्रेट एम्ब्रियो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो केवल एडल्ट फिश के अंदर गिल्स फंक्शनल होते हैं और बाकी सभी में गिल्स क्या हो जाते हैं? नॉन फंक्शनल हो जाते हैं. और गिल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और नोटोकॉर्ड के केस में अगर इनसे कहें तो नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है. Yes. ठीक है. अब ये सारी चीज तो बताई एनिमल्स के अंदर. इन्होंने ये कहा कि ऑन्टोजेनी, रिकैपिटुलेट, फाइलोजेनी. इन्होंने कहा कि कोई भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आप ले लो वो अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को क्या करता है? रिपीट करता है यानी कि रिकैपिटुलेट करता है. और उस लॉ को नाम दिया ऑन्टोजेनी, रिकैपिटुलेट, फाइलोजेनी. ये तो बात हो गई एनिमल्स की. इसके बाद इन्होंने ये बात भी बताई कि ऐसा नहीं है कि एनिमल्स के एम्ब्रियो ही अपने एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करते हैं. इन्होंने कहा कि जब प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो प्लांट भी डेवलपमेंट के टाइम पर अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करता है. नई बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है. Yes. तो देखो क्या इन्होंने बताया. डेवलपमेंटल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन इज आल्सो अवेलेबल फ्रॉम प्लांट्स. यानी कि प्लांट से भी ये इन्होंने लिए थे evidences. It is generally believed that moss and ferns are more evolved than algae. Protonema of moss resemble certain green algae. This provide a clue to their evolutionary relationship. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप मॉस समझते हैं. देखिए सबसे पहले क्या आया था? एल्गी, फिर फंजाई, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म. ये तो सीक्वेंस है. बोलिए. Yes, sir. और ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं मॉस जिनको बोलते हैं फ्यूनेरिया. और टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं फर्न. क्लियर है सबको? पढ़ा होगा Yes. Yes, sir. Sir, Yes, sir. labor. है? क्या चीज? Sir, नहीं कुछ नहीं. तो बेटा जो मॉस होते हैं और जो फर्न होते हैं ये सारे किससे इवॉल्व हुए हैं? ग्रीन एल्गी से. किससे इवॉल्व हुए हैं? Green algae. ग्रीन एल्गी से हुई हैं. और ग्रीन एल्गी के अंदर मिलता है क्या? अच्छा ग्रीन. हाँ. अब क्या होता है? मॉस और फर्न के अंदर मिलता है प्रोटोनीमा. नाम सुना है प्रोटोनीमा का? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. और वो जो प्रोटोनीमा है उसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो जस्ट सिमिलर टू ग्रीन एल्गी है. जैसे ग्रीन एल्गी देखने में लगता है बिल्कुल वैसा ही प्रोटोनीमा दिखता है. इस बात को प्रूव करता है कि मॉस और फर्न के जो एंसेस्टर हैं वो कौन है? ग्रीन एल्गी. Green algae. ग्रीन Yes. एल्गी. पहला एविडेंस मिल गया. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. दूसरी चीज, अगर आप ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के स्पम्स को देखोगे तो उनके स्पम्स में सीलिया मिलते हैं. क्या मिलते हैं? Cilia. सीलिया. यानी कि वो सीलिएटेड स्पम मिलते हैं. तो सीलिया की क्या जरूरत है स्पम में? इसका मतलब सीलिया की इसलिए जरूरत है क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की जरूरत होती है. क्योंकि पानी में स्पम जो है सीलिया के थ्रू तैर के ओवम के पास जाते हैं और तब जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं. नई बात समझ में आई? Yes, sir. आगे बात समझ में. लेकिन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से ऊपर रखे गए हैं जिम्नोस्पर्म.
लेकिन जिम्नोस्पर्म के पास सीलिएटेड स्पर्म नहीं होते। लेकिन जिम्नोस्पर्म के पास सीलिएटेड स्पर्म नहीं होते, तो क्या पानी की रिक्वायरमेंट है? नो सर। नो। नो, पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में दो ऐसे प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म हैं, एक का नाम है साइकेट्स और एक का नाम है जिंको। क्या नाम है? साइकस एंड जिंको। हाँ, यस सर, साइकेट नो इसलिए। साइकेट्स और जिंको, इनके पास सीलेटेड स्पर्म मिलते हैं। तो इनके अंदर सीलेटेड स्पर्म क्यों मिलते हैं? यानी कि ये इस बात को प्रूव करते हैं कि जिम्नोस्पर्म के जो एंसेस्टर हैं वो कौन है? मॉस एंड फर्न। नई बात समझ में आई? यस सर। यस। यानी कि प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म के अंदर सीलेटेड स्पर्म है, और वो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है उनके एंसेस्टर ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा है। लेकिन इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ, इनका सीलिया डीजनरेट हो गए, और आज की तारीख में जो आज की तारीख में मॉडर्न जिम्नोस्पर्म मिलते हैं उनमें सीलिएटेड स्पर्म नहीं मिलते। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। कह दो कि नहीं आई? यस। आ नहीं गई? आ सर। गई। आ गई, चलिए तो देखिए लिखा है। तो यही कहानी में यहाँ लिखी है, देखो लिखा है, बोथ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा हैव सीलिएटेड स्पर्म्स एंड रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और उनको वाटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। बट जिम्नोस्पर्म डू नॉट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बट साइकेट्स एंड जिंको, द प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है ये, हैव सीलिएटेड स्पर्म लाइक टेरिडोफाइट्स। दिस सजेस्ट दैट gymnosperm have developed from pteridophyta like ancestor. The occurrence of ancestral trait in the embryo is called पैलियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पैलियोजेनेसिस। पैलियोजेनेसिस। हाँ, जो एम्ब्रियो के अंदर जो एंसेस्टर के जो ट्रेट्स होते हैं यानी कि फीचर्स होते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैलियोजेनेसिस। बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया ये लाइन? सर वो फॉन्स वाला बता दो दोबारा। है? जो फॉन्स वाला आपने बताया था ना कि फॉन्स और ग्रीन एल्गी रिजेंबल करते हैं। बेटा मॉस, अच्छा ये बताइए फन किस में बिलोंग करता है, मुझे पहले ये बताइए। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में। और मॉस बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों के अंदर प्रोटोनीमा बनता है, पढ़ा होगा प्रोटोनीमा। प्रोटोनिमा तो सिर्फ मॉसेस में बनता है। ये सर बेटा प्रोथैलस बनता है उसके अंदर। बेटा हाँ हाँ क्या चीज? प्रोथेलस बनता है टेरिडोफाइटा में। हाँ, तो बेटा दोनों में प्रोटोनीमा बनता है, ठीक है। तो वो जो प्रोटोनीमा की जो स्ट्रक्चर है वो ग्रीन एल्गी से सिमिलरिटी शो करती है। वो इस बात को प्रूव करती है कि मॉस और फन की जो ओरिजिन हुई है वो किससे हुई है? ग्रीन एल्गी से। नहीं बात समझ में आई? वरना उनकी इस शकल सूरत सेम क्यों है? सर दोनों में प्रोटोनिमा नहीं होता। बेटा प्रोटोनीमा दोनों में मिलता है, नाम अलग अलग है बेटा, आप पढ़ना ठीक है दोनों में मिलता है, ठीक है ना? ठीक है, सबको समझ में आ गया ये सर। बायोजेनेटिक लॉ? गिल्स क्लैफ्ट और गिल्स स्लिट्स में क्या एक डिफरेंस है? देखो, सेम है। एक ही चीज है, दोनों दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। ठीक है ना? चलो बेटा बताओ, समझ में आया सब लोगों को? यस सर। तो, यस सर। तो जल्दी जल्दी से बायोजेनेटिक लॉ पढ़ दो, किसी को कोई लाइन समझ में ना आए पूछ लो, फिर इसके बाद हम अगला फीचर अगला वो पढ़ेंगे हेडिंग। सर हाँ जी। जो गिल क्लेफ्ट होता है उसके ऊपर एक लेयर अपर होती है क्विलम, ना सर, प्रोटीन। अपर क्विलम। हाँ यही डिफरेंस है ना बस उसके अंदर, इसमें गिल स्लिट और उसमें गिल क्लेफ्ट में। क्लेफ्ट और गिल स्लिट्स एक ही चीज होती है। अगर इसके ऊपर अपर क्विलम होगा तो आप बोलोगे गिल स्लिट्स विद अपर क्विलम या गिल क्लेफ्ट विद अपर क्विलम। ओके सर। ओपनिंग को बोलते हैं क्लेफ्ट या स्लिट्स। पढ़ दीजिए बायोजेनेटिक लॉ जल्दी से, और कह दीजिए कि समझ में नहीं आया।
सर हम्म, ये प्रोटोनिम और प्रोथैलस तो अलग होते हैं दोनों, ये सेम कैसे हो गए सर? बेटा प्रोटोनिमा दोनों होते हैं बेटा, मैं कह रहा हूँ ना दोनों होते हैं प्रोटोनिमा, मैं दिखा देता हूँ। जब तुमने जितना पढ़ रखा है ना, सिर्फ तुमने वो एनसीईआरटी वाला पढ़ रखा, प्रोटोनिमा दोनों में मिलते हैं। सर प्रोटोनिमा तो थैलोइड बॉडी के साथ रिजेम्बलेंस शो बेटा करता है। देखो बॉटनी का ना, देखो रुक जाओ तुम ना, जो मैंने दिखा देता हूँ। देखना जरा ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो, जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो दूर अपने आप हो जाएगा, इस लाइन को पढ़ लो। फंड की बात कर रहे हैं, फंड है ये। हाँ जी, क्या पढ़ा आपने, कोई मुझे समझा दे। अच्छा सर, प्रोटोनिमा ही डेवलप होता है ना प्रोथैलस में, तो वही तो हो गया, सेम ही तो हो गई दोनों चीज, क्योंकि वही डेवलप होता है प्रोथैलस में। अब बताइए, यस अब भी कोई कंफ्यूजन है नो सर। तो बोलिए, नो कंफ्यूजन। नो नो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। चलिए जल्दी जल्दी से पढ़िए। सर आप स्क्रीन मत चेंज किया कीजिए प्लीज, वही वाला जो पढ़ने के लिए बोलते हैं ना वही स्क्रीन पर रहने दीजिए। मैं तो दिखाया बेटा वो तो दिखाना जरूरी था ना, क्योंकि देख के ज्यादा यकीन करोगे, बातों पे ज्यादा यकीन करोगे। ना ना सर, ये जो आपने अभी मुझे पढ़ने के लिए बोला ना बायोजेनेटिक लॉ, तो हाँ वही वाली स्क्रीन पे रहने दीजिए। आपने अभी स्क्रॉल डाउन कर दिया ना, मैंने ये वो बोला। अच्छा अच्छा, सर पढ़ लिया। पूरा पढ़ लिया। पूरी एनसीईआरटी है ये, आपने पढ़ लिया समझ लो, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, पूरी एनसीईआरटी उतार रखी है मैंने नोट्स के अंदर। क्या चीज, रे रेनफोर्स कहाँ पे लिखा हुआ है पहले ये बताओ, उसी के हिसाब से उसका आंसर निकलता है, क्योंकि हर एक का हर एक। रेनफोर्स आइडिया वाला नीचे, ये लास्ट लाइन। कहाँ पे, अच्छा, आर रिप्लेस्ड बाय लास्ट इन एडल्ट एम्ब्रियो एंड मेमस, सच सिमिलरिटी इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर अगेन रेनफोर्स द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। रेनफोर्स का मतलब देता है, देना एक तरीके से। हाँ, क्योंकि हर जगह पे मीनिंग अलग हो जाते हैं ना, इसीलिए। रेनफोर्स का मतलब सहना भी होता है। सर कार्ल अर्न्स्ट ने उसको डिस्प्रूव किया था इस थ्योरी को। है, कार्ल अर्न्स्ट ने। तुम उस चीज को छोड़ कार्ल दो, अर्न्स्ट मॉन्बियल। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उसे, ठीक है। ठीक है। जो चीज एनसीईआरटी की नहीं है वो बात ही नहीं करनी, हमें यहाँ नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी है, हमें सिर्फ एनसीईआरटी सर में। एनसीईआरटी में लिखा है। सर एनसीईआरटी में है ये लाइन है एनसीईआरटी में। यस सर हाँ तो एनसीईआरटी बताओ, हाँ तो बताओ क्या है। सर अर्नस्ट हैकेल ने ये बात रखी थी सर, ये फाइलो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, और जो इसको डिस्प्रूव करा था ना हाँ अब ये हैकेल डिस्प्रूव, वॉन बेयर ने। हाँ यस, अब ये डिस्प्रूव हो चुकी है, यहाँ चाहे लिख दो वो लाइन, लिख दो नीचे, नोट पेन डाल दो एक, डिस्प्रूव्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम लिख दो। ये अभी हुआ है 2 साल पहले ही, इसीलिए एनसीईआरटी में ऐड हुई है। क्यों हुआ सर? उन्होंने बताया था ना कि एम्ब्रायो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल। अच्छा अच्छा, बेटा अब अलग अलग रिसर्च होती रहती हैं, अभी इसका रीजन नहीं आया है क्यों है, बस अभी डिस्प्रूव कर दी गई है वो, अभी उसके जो एविडेंसेस आ जाएंगे बुक्स के अंदर तो हम उसे पढ़ेंगे। सर ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है क्या, यही वाला कि जो एम्ब्रायो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। अगर एनसीईआरटी के अंदर आ गया है तो उसको ऐड कर लो फिर,
क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंट एनसीईआरटी नहीं, अगर आ गया है उसके अंदर तो ऐड कर दो। न्यू एनसीईआरटी में दिया है। हाँ तो बस ठीक है, ऐड कर दो उसको। किसने डिस्प्रूव किया ये? सर हेलो, हाँ सुन रहे हो आप? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। किसने ये डिस्प्रूव किया था इसको, इस थ्योरी को? हाँ हाँ तो एनसीईआरटी में बेटा बताओ, नाम बताओ, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है बच्चों को। नहीं सर, स्पेलिंग तो लिख लोगे, ठीक है। थैंक्स। अगला हेडिंग है, ये शायद मेरे ख्याल से 1 साल पुराने नोट्स हैं, इसलिए इसमें ऐड नहीं करा रखा, अदरवाइज ये होता जरूर ऐड इसमें। चलिए तो स्टार्ट करें अगला हेडिंग। यस सर। चलिए यस सर। तो बेटा अगला हेडिंग है रिजेम्बलेंस अमंग इनवर्टिब्रेट लार्वा। ऐसा नहीं है कि वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के बीच में ही रिजेम्बलेंस होती है, इनवर्टिब्रेट लार्वा के अंदर भी रिजेम्बलेंस होती है। इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? नॉन कॉर्डेट्स, है ना, तो उनमें भी रिजेम्बलेंस होती है। जैसे बेटा अगर हम एनेलिडा एंड मोलस्का को देखें तो उनके अंदर सिमिलर टाइप का लार्वा मिलता है, जिस लार्वा का ट्रोकोफोर नाम है लार्वा। ट्रोकोपोल लार्वा। तो बेटा ट्रोकोपोल लार्वा एनेलिडा के अंदर भी प्रेजेंट है और ट्रोकोपोल लार्वा मोलस्का के अंदर भी प्रेजेंट है और सेम लार्वा प्रेजेंट है। ये किस बात को बताता है? ये इस बात को बताता है कि एनेलिडा और मोलस्का के जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है। अरे बोलिए, तभी तो सिमिलर लार्वा है। अरे यस बोलो सर। बोलो, सर। ठीक है। और Yes. ये इस बात को भी बताता है कि मोलस्का के एंसेस्टर एनेलिडा है, यानी कि मोलस्का फाइलम इवोल्व फ्रॉम एनेलिड्स। बोलो यस या नो। यस सर। ठीक है। सेकंड, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा के अंदर भी सिमिलर लार्वा होता है, ठीक है। इसीलिए ये कहा गया कि इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के भी एंसेस्टर कॉमन है। तो ये जो रिजेम्बलेंस है, यानी कि लार्वा रिजेम्बलेंस पॉइंट्स टू ए कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि किसकी तरफ ये पॉइंट कर रही है? बोलो। कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है। अगला आता है बेटा मेटामॉर्फोसिस। बेटा दो तरीके का मेटामॉर्फोसिस यहाँ पढ़ेंगे आप लोग, एक पढ़ोगे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दूसरा पढ़ोगे आप रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या डिफरेंस है दोनों में? अच्छा एक बात बताओ, लार्वा और एडल्ट में ज्यादा जो है कौन एडवांस है, लार्वा या एडल्ट? एडल्ट। सर एडल्ट। एडल्ट। अगर एडल्ट जो है लार्वा से मोर एडवांस है तो बोलेंगे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और अगर उल्टा हो जाए लार्वा मोर एडवांस हो जाए एडल्ट से तो बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो प्रोग्रेस यस सर। क्या चीज? रिवर्स नहीं हो गया सर? क्या रिवर्स हो गया? जब सर लार्वा होता है तब हम उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं ना? लार्वा जब ज्यादा एडवांस होता है तब हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। टेडपोल में होता है ना सर? क्या टेडपोल में? कंफ्यूज हो गई सर। क्या ठीक है। कंफ्यूजन? बोलो बोलो। नहीं हो गया सर, क्लियर हो गया। हो गया। अच्छा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर मिलता है। क्या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? कहीं पे मैंने जिक्र किया था। यूरोकॉर्डेट्स में होता है ना सर? यस, यूरोकॉर्डेट ट्यूनिकेट्स के अंदर, जैसे हार्डमानिया, है ना। यस तो सर। देखो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, अब आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, लैम्प्रे। लैम्प्रे का नाम क्या था? कौन बच्चा बता रहा है? लैम्प्रे किसको बोलते थे? पेट्रोमाइजोन। 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 और पेट्रोमाइजोन जो है यानी कि लैम्प्रे जो है उसके लार्वा को हम बोलते हैं एमोसिएट लार्वा। क्या लार्वा बोलते हैं? कौन सा लार्वा होता है? एमोसीट। हाँ। और ये जो एमोसिएट लार्वा है ये रिजेम्बलेंस शो करता है एडल्ट फॉर्म ऑफ एम्फियोक्सस के साथ। एडल्ट फॉर्म ऑफ एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा किस में बिलोंग करता है? सिफेलोपोडेटा में। किस में बिलोंग करता है? सिफेलोपोडेटा। आपको सब लिखवा रखा है मैंने। यस सर। एम्फियोक्सस भी बोलते हैं इसको, ब्रैंकियोस्टोमा भी बोलते हैं इसको, लैंसलेट भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके। ठीक हाँ है, लैंसलेट। ठीक है। तो बेटा जो पेट्रोमाइजोन है या लैम्प्रे है उसका जो लार्वा है एमोसिएट लार्वा, वो ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है। और वो रिजेम्बलेंस के बेस पे हमें पता लगता है कि
जो लैम्प्रे का जो इवोल्यूशन हुआ है, या लैम्प्रे जो इवॉल्व हुआ है, वो किससे हुआ है? सेफेलोकोडेट से हुआ है। नई बात समझ में आई? बोलो हाँ या Yes. ना। तो देखो, इज मोस्ट सर ऑफ द दोबारा डिटेल। समझा दो प्लीज, समझ नहीं आया। बेटा एक तो एनिमल्स के नाम तुम्हें याद नहीं है, सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक लाइफ में तुम्हारे साथ ये है। चलो यूरोकोडेटा के 3 यस एग्जाम्पल सर। बता दो, यूरोकोडेटा के 3 एग्जाम्पल बता दो आप। मैं मान लूंगा कि तैयारी बहुत जबरदस्त है। एटिया। हाँ नहीं, तुम नहीं बेटा, ये बच्चे बताएगी। चलो बताओ। बस यही ड्रॉबैक है जो समझ में नहीं आया, क्योंकि नाम बड़ा अजीब सा लग गया सुनने में, तो बस समझ में नहीं आया। बताओ है नहीं है, खुलकर बोलो। सर याद ही नहीं होते। हाँ, अब याद नहीं होते तो बेटा इसको याद कौन करेगा? मैं करूंगी सर। मजबूरी है। चाहे याद हो या ना हो, इस बात से मतलब नहीं, एग्जाम तो देना ही है। तो हम कब तक इस बात को कहते रहेंगे याद नहीं होगा? हमने क्या लिटरली, अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या आपने लिटरली इसको ट्राई किया? सच बताइएगा, झूठ मत बोलना अपनी आत्मा से, बहुत बताना नो सही। सर। जब आपने दिल से ट्राई ही नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हो कि याद नहीं होगा? मतलब दोनों में गहराइयां हैं, आप एक बार ट्राई तो करो। वो एक कहावत है ना, कि अगर दिल से कोई पत्थर उठाओ और दिल से उठा के पत्थर को अगर हवा में उछाल दो ना, और आपकी चाहत हो, तो वो पत्थर ना आसमान में भी छेद कर देता है। लेकिन वो काम आप दिल से करो। एक फिल्म में भी आपने कहावत देखी थी कि जिस चीज को आप दिल से चाहो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। आप दिल से तो करो उस चीज को, काम को। जब आपने उस चीज को ट्राई नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हो वो हार्ड है या आसान है या नहीं? यस सर। बात को समझ रहे हो? देखो गहराई पे अटैक कर रहा हूं मैं सीधा, ताकि आप लोगों में वो चीज पता लगे, है ना, कहाँ कमी हो रही है। तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का कहने का मतलब ये है कि देखो, मैंने आपको बताया था पहले यूरोकोडेटा आए थे, उसके बाद सिफेलोकोडेटा आए थे, और उसके बाद आए थे जॉलेस फिश, जिसको हमने नाम दिया था पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे जो है, इसके लार्वा को हम बोलते हैं एमोसिएट लार्वा। और ये एमोसिएट लार्वा जो होता है, जो सिफेलोकोडेटा के अंदर जो एनिमल होता है जिसका नाम है एम्फियोक्सस, उसकी एडल्ट फॉर्म के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है। और रिजेम्बलेंस शो करता है तो ये इस बात को प्रूव करता है कि पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प्रे का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है? साइक्लोस्टोमेटा से हुआ है, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा से हुआ है। बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी है, एमोसिएट लार्वा ऑफ लैम्प्रे रिजेंबल द एडल्ट फॉर्म ऑफ एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा इज मोस्ट ऑफ द डिटेल विच आर पॉसिबल ओनली इफ वी प्रिज्यूम दैट लैम्प्रे हैज इवॉल्व फ्रॉम ब्रैंकियोस्टोमा लाइक एनिमल्स। नई बात समझ में आई? आगे यस सर। आगे Yes. चलिए, बहुत बढ़िया। अगले टर्न पे आते हैं। अगला आता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या आता है बेटा अगला? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। हाँ, तो बेटा देखिए, एक बात बताइए, किसी एनिमल को जब हम क्लासिफाई करते हैं या कहीं पे रखते हैं, प्लेस्ड करते हैं, तो उसकी लार्वल स्टेज को देख के रखते हैं या उसकी एडल्ट फॉर्म के फीचर्स को देख के रखते हैं? अडल्ट की। बोलो, सब लोग बोलो। एडल्ट फॉर्म को देखते हैं सर। एडल्ट फॉर्म को देखते हैं, एडल्ट फॉर्म को देखते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, एडल्ट फॉर्म को देखते हैं। लेकिन अगर एडल्ट के अंदर ऐसे करेक्टर्स ही ना हो जो किसी भी चीज से रिजेंबल ना करते हो, तो उन्हें प्लेस कैसे करोगे आप कि कहाँ रखना है? तो आप फिर उनकी लार्वल स्टेज को देखोगे और लार्वल स्टेज से आइडिया लगाओगे कि उन्हें किस जगह पर रखना है। तो जब किसी एनिमल्स की पहचान या फीचर्स का आइडिया लार्वल स्टेज को देख के होती है, तब उसको कहा जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नई बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस ठीक है। सर। कैसे? देखिए, देखिएगा बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सामने देखिएगा। एनिमल लाइक सेक्युलाइना, एक एनिमल है सेक्युलाइना, एंड ट्यूनिकेट्स जैसे हार्डमानिया, ट्यूनिकेट्स आप जानते हो यूरोकोडेटा, आर डीजनरेट एंड डू नॉट शो एनी रिजेम्बलेंस टू अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। बात समझ में आ गई? यानी कि सेक्युलाइना और ट्यूनिकेट्स जो होते हैं, ये लार्वल स्टेज में तो फीचर्स दिखाते हैं कोर्डेटा के, लेकिन जैसे ही ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये फीचर्स सारे डीजनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी एनिमल्स के साथ रिजेम्बलेंस शो नहीं करते। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इनको रखना कहाँ पर है। अरे बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, however, the study of their embryology
has helped as to find their true systemic position on according of the character present in their embryos। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यानी कि अब आदमी फंस गया तो आप किसकी स्टडी करोगे कि कहाँ रखना है, तो उसकी एम्ब्रोलॉजी की स्टडी करोगे, जिससे उसकी एक सिस्टेमिक पोजीशन का पता लगेगा, करेक्टर्स देख के उसको कहाँ पर प्लेस करना है। नई बात समझ में आई आपको? Yes, sir. हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब बात कर लेते हैं। देखिए, दो एग्जाम्पल की बात करी हमने यहाँ पर, सेक्युलाइना की बात करी और हार्डमानिया यानी कि ट्यूनिकेट्स की बात करी। तो बेटा देखो, सबसे पहले सेक्युलाइना की बात करते हैं। तो बेटा सेक्युलाइना जो है एक पैरासाइट है। सेक्युलाइना इज ए पैरासाइट ऑन क्रैब। क्रैब के ऊपर ये एक पैरासाइट है। इसके अंदर लिम्स, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन्स आर अब्सेंट। ये सभी चीजें इसके अंदर अब्सेंट होती है। और इसमें आगे की तरफ ना सक करने के लिए, ब्लड को सक करने के लिए आगे की तरफ एक ओवॉइड, ओवॉइड का मतलब एग शेप, जैसे अंडे की शेप होती है, ऐसा एक थैले की तरह स्ट्रक्चर होती है, आउटग्रोथ होती है, जिससे ये नरिशमेंट को सक करता है। किसको सक करता है? नरिशमेंट। तो लिखा है द पैरासाइट हैज ए स्टॉक ओवॉइड सैक। सैक का मतलब होता है थैली जैसे स्ट्रक्चर, विच सेंड्स आउटग्रोथ इनटू द होस्ट फॉर एब्जॉर्बिंग नरिशमेंट, ताकि वो नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। द टेक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ सेक्युलाइना वाज फाउंड आउट थ्रू द स्टडी ऑफ इट्स लार्वा विच रिजेंबल द नेपुलियस लार्वा ऑफ क्रस्टेशियन। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है भाई। Yes, देखो, जो सेक्युलाइना है वो क्रैब के ऊपर पैरासाइट होता है। इसके अंदर ना तो पैर होते हैं, लिम्स भी अब्सेंट है, इसके अंदर माउथ भी अब्सेंट है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी अब्सेंट है, इसके अंदर जो स्पेशल जो सेंस ऑर्गन्स है वो भी अब्सेंट है। और ये जिस सरफेस से नरिशमेंट को लेता है उसके अंदर आउट ग्रोथ डाल देता है और उससे फिर एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन। तो एडल्ट स्टेज है, पता ही नहीं लग रहा कि इसको रखना कहां पर है। लेकिन जब हमने इसकी लार्वा की स्टडी करी तो लार्वा का जो इसका लार्वा जो था, इसका रिजेम्बलेंस शो कर रहा था क्रस्टेशियन के लार्वा से, यानी कि नोपिलियस लार्वा के साथ रिजेम्बलेंस शो कर रहा था। इसीलिए उसको हमें पता लग गया कि इसको कहां पर रखना है, क्रस्टेशियन ग्रुप में रखना है। और क्रस्टेशियन ग्रुप कहां पर होता है? आर्थ्रोपोड्स में। नई बात समझ में आई? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. आगे। ठीक है, तो इसका प्लेसमेंट, इसकी जो पहचान हुई वो लार्वा को देखकर हुई, एडल्ट को देखकर हुई? लार्वा। लार्वा को, क्योंकि इसके लार्वा ने किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करी? नोपिलियस लार्वा ऑफ क्रस्टेशियन के साथ। किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करी? नोप्लेस लार्वा ऑफ क्रस्टेशियंस। हाँ, तो जब उसके साथ इसकी सिमिलरिटी हुई तो इसने जो है, तो इसको जो है प्लेस कर दिया गया किसमें? क्रस्टेशियंस में। इसका मतलब ये खुद क्रस्टेशियन है, लेकिन क्रस्टेशियन के ऊपर ही ये पैरासाइट का काम करता है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब बात करते हैं ट्यूनिकेट्स की। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरोकोडेटा के ऊपर एक लेदर लाइक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम नाम देते हैं ट्यूनिक। बताया था, इसीलिए यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेट्स Yes, कहते हैं। बताया था। Yes. तो Yes, sir. तो जब उस पर एक लेदर लाइक कवरिंग है, तो जब वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो लुक लाइक ए पर्स, जैसे एक पर्स होता है ऐसा दिखाई देगा वो। अब आप उसको देख के बता ही नहीं पाओगे कि इसको कहां पर प्लेस करना है, तो आप उसकी किसकी स्टडी करोगे? लार्वा की स्टडी करोगे। और उसके लार्वा में कुछ ऐसे कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा कॉर्डेट्स कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड, जिससे पता लग जाता है कि इसको कहाँ रखना है, कॉर्डेट्स में रखना है। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. तो इसी से पता लगा था कि हार्डमानिया क्या है, कॉर्डेट्स है। तो वही लिखा है, सिमिलरली द ट्यूनिकेट्स हार्डमानिया हैज ए सिंपल पर्स लाइक बॉडी विच शो नो ट्रेस टू कॉर्डेट कनेक्शन, यानी कि कोई उसका कॉर्डेट कनेक्शन नहीं दिखाता। हाउएवर its larva possess all the important characteristics which prove that हार्डमानिया is a chordates। यानी कि लार्वा को देख के पता लगता है कि हार्डमानिया क्या है, कॉर्डेट्स है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कॉर्डेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। बताइए, बात समझ में आई नहीं आई आपको ये बात सारी? Yes, sir. आप जल्दी से इसको एक रीड कर दीजिए, जल्दी से रीड कर दीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आता मुझसे पूछिए, इसके बाद फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को।
सर इसमें हमने दोनों की लार्वल स्टेज को वो किया, इस वजह से ये आपस में रिजेम्बलेंस करेंगे ना? हाँ, ठीक है। आप एडल्ट को देख के नहीं बता पा रहे हो कि उसे कहाँ रखना है, तो फिर आप उसके लार्वा की स्टडी करोगे ना। यस सर। तो सर जिसका भी हम लार्वा से स्टडी करेंगे तो वो सब आपस में रिजेम्बलेंस ही शो करेंगे ना? नहीं, आपस में रिजेम्बलेंस शो करेंगे, अब वो तो हम कोऑर्डिनेट से कनेक्शन देख रहे हैं ना, उसके कोऑर्डिनेट फीचर हैं। अब भाई उसे हमें कैसे पता लगेगा कि इसको कहाँ रखना है? हार्ड मानिया हमें कैसे पता लगेगा ये कोऑर्डिनेट से या नॉन कोऑर्डिनेट से? एडल्ट में तो कोई फीचर दिख नहीं रहा, तो हम उसके लार्वा की स्टडी करेंगे। लार्वा में हमने देखा कि नोटोकॉर्ड है, इसका मतलब नोटोकॉर्ड है तो वो कोऑर्डिनेट से। ओके सर। बताओ बेटा, सबको समझ में आया है नहीं आया? कह तो नहीं आया समझ में सर। आगे सर। सबको आ गया? अरे लड़कों सो गए क्या? बेटा आया समझ में? यस सर। एक ही लड़के को समझ में आया, बाकी लड़के? यस सर, आ गया। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला जो आता है बेटा, वो आता है टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। अगला क्या है टॉपिक? अगला क्या है? टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हम बेटा तीन एम्ब्रियो की स्टडी आपके उस एनसीईआरटी बेस्ड है। एक है बर्ड एम्ब्रियो, एक हमें पढ़ना है व्हेल एम्ब्रियो, व्हेल का एम्ब्रियो, और एक हम पढ़ेंगे टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। तीन हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, तीन की। ठीक है, चलिए स्टडी स्टार्ट कर दें। बोलिए। यस यस सर। हाँ देखो बेटा, कुछ मैंने आपको अभी बताया था कि जिस वक्त वर्टिब्रेट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उस डेवलपमेंट के टाइम पर कुछ ऐसी टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स अपीयर होती हैं जो एडल्ट में जाके डिसअपीयर हो जाती हैं। लेकिन उनको टेम्परेरी क्यों कहा? क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए अपीयर होती हैं और उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाती हैं। लेकिन उनकी अपीयरेंस इस बात को शो करती हैं कि उनके एंसेस्टर कैसे थे। नहीं बात समझ में आई? यस सर। जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं बर्ड्स एम्ब्रियो। आप देखिए, आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बर्ड के अंदर बीक होती है, चोंच होती है, क्या बीक के अंदर टीथ होते हैं? नो सर। नो सर। नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल No, नहीं होते, टीथ नहीं होते। और आप लोग जानते हैं टीथ बनते किससे हैं? टूथ बड से। किससे बनते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड, क्या ये बताइए बर्ड के अंदर गिल्स क्लैफ्ट होते हैं? गिल्स होते हैं? नो सर। नो नो सर। नो। लेकिन जब आप बर्ड के एम्ब्रियो की स्टडी करोगे तो बर्ड के एम्ब्रियो में आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, एक दिखाई देंगी टूथ बड और आपको दिखाई देंगे गिल क्लेफ्ट। टूथ बड भी दिखाई देंगे और गिल क्लेफ्ट भी दिखाई देंगे। तो गिल्स क्लेफ्ट की प्रेजेंस क्या शो कर रही है कि बर्ड के एंसेस्टर कौन है? फिश। यस, वो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं और वो है फिश, यानी कि बर्ड्स के भी एंसेस्टर फिश हैं। तभी तो गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट जो हैं अपीयर हो रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए। यस सर। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा बर्ड्स के एम्ब्रियो में टूथ बड भी आती है। अब एक बात बताओ, टूथ बड जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ रही है और डिसअपीयर हो रही है। ये टूथ बड क्यों आई? बर्ड के बीक में तो टीथ होते नहीं। इनकी प्रेजेंस इस बात को बताती है कि जो बर्ड के एंसेस्टर थे वो कैसे एंसेस्टर थे? टूथ एंसेस्टर थे, यानी कि उनमें टीथ प्रेजेंट थे। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे टीथ क्या होते चले गए? यूज कम होता चला गया और टीथ का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो आज की तारीख में बर्ड के बीक में टीथ नहीं नहीं होते। बात समझ में आई? लेकिन एक मिनट बेटा, बात मत काटो भी, एक मिनट सुन लो। हाँ, थर्ड पॉइंट और सुनो। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ टीथ तो लॉस हो गए, टूथ तो लॉस हो गए, लेकिन बेटा ये म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ाते समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग देखो, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे टीथ का तो लॉस होता चला गया, यानी कि टीथ तो नहीं है, लेकिन क्या टीथ के जीन बर्ड के अंदर नहीं है? यस, टीथ के अंदर जीन प्रेजेंट है। टीथ को बनाने वाले जो जीन है वो बर्ड के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन वो अपना जो इफेक्ट है या अपनी प्रेजेंस को केवल डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में ही अपीयर करते हैं और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? सप्रेस हो जाते हैं। नई बात समझ में आई? यस सर।
आ Yes, sir. गई? बहुत ही प्यार से बताई हैं चीजें, सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, आप Yes, क्या sir. जानना चाह रहे थे, क्या जानना चाह रहे थे? सर जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं, हम्म तो सर रेप्टाइल्स के अंदर फिर ऐसे मतलब फेदर्स वगैरह कैसे मतलब डेवलप हुए सर? बेटा, इसका जिक्र जो है यहाँ पर ना करके हम अगर हम इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, जो कि हमारा बाद में टॉपिक आएगा, उसमें करेंगे तो उसमें आपको टोरॉप्सिडा, सिनेप्सिडा, सोरोप्सिडा सबका जिक्र करा जाएगा। वहां पर आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। सर तो इसका मेन रीजन ये है कि मतलब जीन्स का एक्सप्रेशन जीन्स के लेवल पे मतलब देखते हैं हम कि कौन बेटा से कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, आगे चल के कौन से डिसअपीयर हो जा रहे ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आपका हैबिटाट ही डिसाइड करता है कि कैसी एडेप्टेशन डेवलप होनी है। तो जीन्स हैं। का जो सप्रेसमेंट है या फिर उसका एनहांसमेंट, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, वेदर कंडीशन कैसी है, हैबिटाट कैसा है, कैसी नीड है। यस सर। ठीक है ना? आके बताएंगे, जिक्र करेंगे, लेकिन स्टेप टू स्टेप करेंगे, वरना सब कुछ मिक्स हो जाएगा माइंड के अंदर। ठीक है सर, ठीक है, आगे होगा। हाँ हाँ, आगे आएगा बिल्कुल। अगला टॉपिक है, आप जिसको दिमाग में रखो, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा। ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले ही आएगा इवोल्यूशन ऑफ एनिमल और इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, उसमें जिक्र किया जाएगा इसका। हाँ जी। तो ओके बेटा सर। हाँ, तो टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि बर्ड एम्ब्रियो के अंदर दो टेम्परेरी स्ट्रक्चर अपियर होती हैं। एक होती है गिल क्लेफ्ट। गिल क्लेफ्ट ये बताती हैं कि बर्ड के एंसेस्टर वो हैं जो पानी में रहते थे, जैसे फिश। और टूथ बर्ड की प्रेजेंस ये बताती है कि जो बर्ड के जो एंसेस्टर थे वो कैसे थे, टूथ एंसेस्टर थे। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे टीथ का यूज कम होता चला गया, और आज की तारीख में जो टीथ हैं वो अब्सेंट हैं। बट ये भी इस बात को बताते हैं कि जीन प्रेजेंट है, और वो जीन केवल डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही अपियर होते हैं, और उसके बाद वो सप्रेस हो जाते हैं। नई बात समझ में आई आप लोगों को? आगे सर। ठीक है, Yes, तो sir. देखो देखो लिखा हुआ है, बर्ड एम्ब्रियो हैज टूथ बर्ड एंड गिल क्लेफ्ट विच आर नॉट फाउंड इन एडल्ट एनिमल्स। यानी कि केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज मिलेंगे, एडल्ट फॉर्म में नहीं मिलेंगे। प्रेजेंस ऑफ टूथ बर्ड हैज नो रेलिवेंस to the embryo as food is obtained from yolk through special blood vessels. The adult which feeds on hard grains and seed needs the teeth, but devoid of them. The presence of tooth bud in the embryo can be explained only on the assumption that bud have developed from tooth ancestor. Bud have lost teeth during evolution. The bud embryo possesses some ancestral character due to persistence of some gene that express their effect during developmental stage. केवल डेवलपमेंटल स्टेज में ही वो अपियर होते हैं जीन, उसके बाद क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। अरे बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? Yes, sir. पता नहीं समझ में आया नहीं आया, कह दो नहीं आया। आ गया आ गया। चलिए अगली बात करते हैं व्हेल की। याद कीजिए, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स के स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट व्हेल एंड डॉल्फिन। बताया था नहीं Yes, बताया? मैंने आपको कहा था कि व्हेल और डॉल्फिन जो हैं ये एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, और इनकी स्किन के ऊपर हेयर्स नहीं होते। लेकिन व्हेल के या डॉल्फिन के अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में चले जाओ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखें, तो व्हेल का जो एम्ब्रियो होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन व्हेल का जो एम्ब्रियो है वो तो मदर्स बॉडी के अंदर है, तो क्या उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है? नहीं है। लेकिन फिर भी हेयर प्रेजेंट है। वो हेयर की प्रेजेंस इस बात को बताती है कि व्हेल के जो एंसेस्टर थे वो कैसे एंसेस्टर थे, हेयरी एंसेस्टर थे, उनकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट थे। बात नहीं समझ में आई बात? Yes, sir. Yes. तो देखो लिखा है, व्हेल इज एन एक्वेटिक मैमल्स इज डज नॉट पोजेस बॉडी हेयर्स इन एडल्टहुड। यानी कि एडल्ट स्टेज में ये हेयर्स इनकी स्किन के ऊपर नहीं होते। इट्स फीटस और एम्ब्रियो पोजेस हेयर विच आर शेड बिफोर बर्थ। इसके फीटस और एम्ब्रियो के चारों तरफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो बर्थ से पहले शेड कर जाते हैं, गिर जाते हैं। हेयर आर here are present around the embryo because it is well protected inside the mother's body. ठीक है, लिखा हुआ है हेयर आर यूजलेस टू द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के लिए यूजलेस है बिकॉज इट इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी। क्योंकि बेटा व्हेल का जो एम्ब्रियो या फीटस है वो तो मदर की बॉडी के अंदर है, तो क्या है उसे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत है? अरे बोलो। No, तो sir. फिर भी एम्ब्रियो के बाहर की तरफ हेयर्स प्रेजेंट है तो यूजलेस हुए ना। लेकिन उनकी प्रेजेंस क्या बता रही है? उनकी प्रेजेंस ये बता रही है कि व्हेल के जो एंसेस्टर थे उनमें हेयर्स क्या थे?
प्रेजेंट थे। प्रेजेंट थे। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल है अर्ली टैडपोल ऑफ फ्रॉग। अर्ली टैडपोल ऑफ फ्रॉग की अगर हम बात करें तो देखो मैंने कहा फ्रॉग की बात करो तो फ्रॉग का एक लार्वल स्टेज होती है, एक एडल्ट स्टेज होती है। तो लार्वल स्टेज में तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज में गिल्स एब्सेंट हो जाते हैं। तो जो लार्वल स्टेज में जो गिल्स मिलते हैं वो इस बात को प्रूव करते हैं कि फ्रॉग का जो एंसेस्टर है वो फिश है जो पानी में रहते थे। नई बात समझ में आई? यस सर। तो देखो अर्ली टैडपोल ऑफ फ्रॉग पॉजेज गिल्स एंड टेल्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस दीज स्ट्रक्चर डिसअपीयर। बाद में वो डिसअपीयर हो जाती है। तो ये 3 एग्जांपल आपको जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो में याद करना है। बताओ समझ में आई नहीं आई आपको कहानी पूरी? यस सर। यस सर। जल्दी से पढ़ दो। पढ़ना जरूरी है, तभी आपको ये चीजों में कॉन्फिडेंस आएगा। जब पढ़ लोगे मैं नीचे कर दूंगा। सर ये 5th लाइन में थ्रो के बाद क्या लिखा है? 5th लाइन में थ्रो के बाद थ्रो स्पेशल ब्लड वेसल्स। स्पेशल कोई भी चीज समझ में ना आए पूछ लेना, रटने की जरूरत नहीं है। सर हाँ सर बर्ड्स जो होते हैं वो हार्ड ग्रेन्स खाते हैं और सीड्स खाते हैं, लेकिन फिर वो उसको खाते कैसे जब उनके पास टीथ नहीं होते हैं? क्या चीज? उनकी वो चोंच से ही तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। चले नीचे कर दें। सर इसमें हमें यही पता चला ना कि जो स्ट्रक्चर्स यूजफुल नहीं होते वो एम्ब्रियो में तो वो डिजनरेट हो जाते हैं या मतलब खत्म हो जाते हैं एडल्ट में आने के बाद। हाँ बिल्कुल सही इसी वजह से बात। टेम्पररी बोला हमने। हाँ तो ये एंसेस्ट, हाँ टेम्परेरी का मतलब ये हुआ शॉर्ट टाइम के लिए अपेयर हो रहे हैं। ओके सर। सब लोगों को समझ में आ गया होगा, आत्मा में उतर गया होगा? यस सर पढ़ लिया। चलिए यस बेटा, लेकिन आज घर पे भी खुद से पढ़ लेना, ठीक है? मैं देखो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ऑर्गन्स। अब कुछ ऐसे वर्टिब्रेट ऑर्गन्स को भी देख के पता लगता है हमारे एंसेस्टर के बारे में, कॉमन एंसेस्टर के बारे में। 3 वर्टिब्रेट ऑर्गन का जिक्र यहाँ है, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। किस किस का जिक्र है? हार्ट, ब्रेन, किडनी। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं हार्ट की। हार्ट की, अच्छा ये बताइए आपके अंदर हार्ट कितने चैम्बर हार्ट है? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर। वेरी गुड, वेरी गुड, 4 चैम्बर हार्ट है। तो आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी कितने चैम्बर हार्ट बनेगा? 4। 4 चैम्बर। तो क्या डायरेक्टली 4 बन जाएगा? नो सर। पहले 2 चैम्बर हार्ट बनेगा, फिर वो कन्वर्ट होगा 3 चैम्बर हार्ट में, और फिर वो कन्वर्ट होगा 4 चैम्बर हार्ट में। और आप लोग जानते हो 2 चैम्बर हार्ट किस में मिलता है? फिश में। 3 चैम्बर हार्ट मिलता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, और 4 चैम्बर हार्ट मिलता है बर्ड और मैमल्स में। ठीक है, बर्ड, मैमल और क्रोकोडाइल। ठीक है। तो जब हार्ट की ओरिजिन होती है, जब हार्ट बनता है, तो हार्ट पहले 2 चैम्बर बनता है, फिर 3 चैम्बर में कन्वर्ट होता है, फिर 4 चैम्बर में कन्वर्ट होता है हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ये एक तरह से एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट नहीं कर रहा, ये इस बात को बता रहा है कि जो मैमल्स और बर्ड हैं
बर्ड और मैमल्स के जो एंसेस्टर हैं वो फिश हैं, और वो किसके थ्रू कन्वर्ट हो रहे हैं बर्ड और मैमल्स में? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की हेल्प से। नई बात समझ में आई? हाई सर। पकड़ी बात Yes, आपने? sir. नहीं कैच। देखिए ये बिल्कुल सेम ये लाइन यहाँ पे डिक्टो की लिखी मिलेगी, ठीक है? दिखा है, डेवलपमेंट ऑफ मैनी वर्टिब्रेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी इंडिकेट द पॉसिबल पाथ ऑफ इवोल्यूशन एज वेल एज कॉमन एंसेस्ट्री। ये कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स को बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं हार्ट। ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट द हार्ट ऑफ मैमल्स और बर्ड इन इनिशियली टू चैम्बर। इनिशियली कैसा होता है? टू चैम्बर रहता है, एज इन फिश, जैसे बर्ड जैसे फिश में मिलता है। देन थ्री चैम्बर, फिर वो थ्री चैम्बर में कन्वर्ट होता है, एज इन एम्फीबियंस एंड सम रेप्टाइल्स, एंड अल्टीमेटली फोर चैम्बर, और बाद में वो फोर चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है। इट क्लियरली शोज दैट बर्ड्स एंड मैमल्स हैव ओरिजिनेट फ्रॉम फिश थ्रू एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नई बात समझ में आई? Yes, sir. बोलो। इसका मतलब हाय तो ये सर। हुआ ना कि बर्ड्स और मैमल्स की ओरिजिन किससे हुई है? फिश से हुई है। और किसके थ्रू हुई है? बीच में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एम्फीबियंस के। एंड रेप्टाइल्स। बताइए, पहला आपको एविडेंस क्लियर हुआ हार्ट का? Yes, sir. चलिए सेकंड बात करते Yes. हैं ब्रेन की। सेकंड किसकी बात करते हैं? ब्रेन की। Brain. किसका? ब्रेन की। आप एक बार बताइए, जो फिश है, फिश के अंदर ब्रेन एक न्यूरल ट्यूब की तरह मिलता है, एक ट्यूब की तरह ब्रेन मिलता है। कैसा ब्रेन मिलता है? न्यूरल ट्यूब सर। Neural tube. न्यूरल ट्यूब। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर जो ब्रेन मिलता है उसमें ब्रेन में टू ग्रूव्स होते हैं। क्या होते हैं? टू ग्रुप्स। Two grooves. टू ग्रूव्स होते हैं। और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, बर्ड और मैमल्स के अंदर मिलता है, तीन पार्ट ब्रेन के मिलते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। कितने पार्ट मिलते हैं? 3. 3 part, forebrain, midbrain, hindbrain. हाँ। तो अब हमारे अंदर तो तीन पार्ट है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसका मतलब हमारे ब्रेन के जब तीन पार्ट हैं तो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी डायरेक्टली तीन पार्ट अपीयर होने चाहिए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन जब हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले हमारे ब्रेन ब्रेन जब बनता है तो सबसे पहले न्यूरल ट्यूब दिखाई देती है। फिर न्यूरल ट्यूब दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। फिर वो दो ग्रुप्स आपस में फ्यूज होके थ्री चैम्बर बना देते हैं या थ्री पार्ट्स बना देते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री को। किसको इंडिकेट करते हैं? Common ancestry. समझ में आया सबके? Yes, sir. तो देखो लिखा है, यस सर। in all vertebrates the brain arises as a anterior enlargement of neural tube. Soon it develop into two groups, फिर वो दो ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाती है, and get divided into three parts, forebrain, midbrain and hindbrain. तो यानी कि अगर न्यूरल ट्यूब थी पहले तो वो फिश को दिखा रही थी, फिर टू ग्रुप्स बन गई, वो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को दिखा रही है, और फिर वो फ्यूज होके थ्री पार्ट्स पे डिवाइड हो गई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, यानी कि ये बर्ड्स और मैमल्स में कन्वर्ट हो गई। यानी कि इस बात से प्रूव होता है कि बर्ड्स और मैमल्स के जो एंसेस्टर थे वो फिश थे और वो एम्फीबियंस और रेप्टाइल से कन्वर्ट हुए हैं। नई बात समझ में आई Yes, sir. है? तो देखो लिखा है, ईच ऑफ दीज पार्ट्स डेवलप फर्दर टू अटेन द एडल्ट स्टेज। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट आता है आपका किडनी। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड ऑर्गन क्या है? जल्दी से बताएं। किडनी। अब आप लोग जानते हो तीन तरह की किडनी होती है। सबसे पहले होती है प्रोनेफ्रिक किडनी, फिर आती है मीजोनेफ्रिक किडनी और फिर होती है मेटानेफ्रिक किडनी। बेटा प्रोनेफ्रिक किडनी में केवल ग्लोमेरुलस मिलता है। क्या मिलता है? Glomerulus. मीजोनेफ्रिक में ग्लोमेरुलस के साथ बोमिन्स कैप्सूल भी डेवलप हो जाता है, और मेटानेफ्रिक के अंदर पूरा नेफ्रॉन डेवलप होता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब हमारे अंदर तो बेटा कैसा होना चाहिए नेफ्रॉन? कैसा है? मेटानेफ्रिक नेफ्रॉन, यानी कि होल नेफ्रॉन है। तो हमारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसमें भी नेफ्रॉन पूरा का पूरा डेवलप होना चाहिए एक साथ। यस सर। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. जब हम अपना किडनी का डेवलपमेंट देखते हैं तो किडनी में सबसे पहले बनता है ग्लोमेरुलस, जो बताता है प्रोनेफ्रिक किडनी को, यानी कि प्रोनेफ्रिक किडनी को। उसके बाद उसमें बनता है बोमिन्स कैप्सूल, वो बताता है मीजोनेफ्रिक किडनी को, और उसके बाद फिर नेफ्रॉन में कन्वर्ट होता है, होल नेफ्रॉन में। इसका मतलब पहले प्रोनेफ्रिक कंडीशन आती है हमारे किडनी के डेवलपमेंट में, फिर मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। तो ये किसको दिखा रहा है? एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को तो दिखा रहा है। Yes, sir. अरे बोलो, क्योंकि प्रोनेफ्रिक कंडीशन किस में मिलती है? लार्वा ऑफ एम्फीबियंस में।
मीजोनेफ्रिक किस में मिलती है? फिश में और एडल्ट एम्फीबियंस में। और मीटानेफ्रिक किस में मिलती है? रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स में। नहीं बात समझ में आई आपको? यस बोल। सर। तो आगे देखो सर। लिखा है वर्टिब्रेट हैव 3 टाइप्स ऑफ किडनी, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक किडनी अकर इन हैगफिश, मीजोनेफ्रिक किडनी इज फाउंड इन अदर फिश एंड एम्फीबियंस एंड व्हाइल मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट इन रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्लियर है सब लोगों को? बोलो। तो इस तरीके से हार्ट, ब्रेन और किडनी को देखकर भी हमें क्या बोलते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री के एविडेंसेस मिलते हैं। बताइए आपको कहानी समझ में आई, पूरी नहीं आई? सर यस सर। हाँ सर इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी और मतलब थोड़े बहुत जो आपके नोट्स में है सर एनसीईआरटी बेस्ड, वो सफिशिएंट है सर? बेटा क्योंकि एनसीईआरटी लार्वा नहीं। वगैरह का है नहीं एनसीईआरटी में। बेटा देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना सर मैं इसमें सब तो एनिमल किंगडम रिपीट हो रहा है। बेटा तुम ना डरते बहुत हो। एक तो तुम डर के साए में ना जी रहे हो। तुम डर के साए में क्यों जीते हो मुझे समझ। मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ो सब, ज्यादा फोकस एनसीईआरटी को करो। ठीक है ना? इस पे टिक यस लगा सर। लेना कि जो एनसीईआरटी का है। लेकिन ये भी एनसीईआरटी का है, लास्ट टाइम ये एनसीईआरटी में था तो मैं पढ़ा सब रहा हूँ आपको। आप ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करो, लेकिन इसको भी पढ़ के रखना है। ठीक है? अगर ये आउट ओके ऑफ सर। सिलेबस होता तो मैं पढ़ाता ना आपको बिल्कुल भी। ठीक है, जल्दी से पढ़ दो डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ऑर्गन। समझ में तो आया ना सबको ये टॉपिक? यस सर। यस सर। यस सर। बड़ा आसान है, 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है इवोल्यूशन। सारा खेल एग्जाम्पल का है इसमें, और कुछ नहीं है। आप देख लेना, और आरएम ग्रुप से अच्छे आप लोगों को बहुत अच्छा वो मिल रहा है नोट्स, और बहुत अच्छी यस स्टडी। सर। आप अपने देखना कंपेयर करके, आपको पता लग जाएगा। यस सर। तो 3 ऑर्गन के बारे में यहाँ बताया मैंने, हार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में, और किडनी, और उनके डेवलपमेंट से कॉमन एंसेस्ट्री के एविडेंसेस मिलते हैं। सब पढ़ लिया। पढ़ लिया? यस सर। चलिए, तो ये थे बेटा एम्बोलॉजिकल एविडेंसेस सारे के सारे। बताइए एम्बोलॉजिकल एविडेंसेस क्लियर हो गए? मैं आपसे शुरुआत में यस जा सर। रहा हूँ बिल्कुल। एम्बोलॉजिकल एविडेंस से एक एक लाइन बताइए मैंने आप लोगों को। बस मैं आपसे पूछता जाऊंगा कि समझ में आया नहीं आया, आप बस हाँ ना करते जाना। चलिए, एम्बोलॉजिकल एविडेंस में सबसे पहली जो मैंने आपको बताया था, सिमिलरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सेकंड बताया था रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। यस सर। यस सर। इसके बाद बताया था बायोजेनेटिक लॉ। यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट लार्वा। यस सर। इसके बाद Yes. बताया था प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यस सर। यस सर। इसके बाद बताया था टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। यस सर। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ऑर्गन्स। सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस यस सर। चलिए। सर हाँ बेटा। आपने वो अर्ली एम्ब्रियोनिक वाला डायग्राम बताया था ना, हाँ जिसके अंदर फिश वाला, एक बार सर वो स्क्रीन वापस से दिखा दीजिए। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। लास्ट एविडेंसेस हैं ये क्या है? जल्दी से बताएं, सब लोग बोलेंगे तभी सीख पाएंगे। यस बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। यस, Biographical बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो बेटा बायोजियोग्राफिकल को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए बायोजियोग्राफी क्या होती है। व्हाट इज द बायोजियोग्राफी? बायोजियोग्राफी का मतलब होता है कि देखो, अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, और उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। अरे बोलो। यस सर। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं? कैसे अर्थ के ऊपर एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न की स्टडी करना बायोजियोग्राफी कहलाती है। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, देखो लिखा है द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स
इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। यानी कि अर्थ के ऊपर एनिमल्स और प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूट होने के पैटर्न की स्टडी को बायोजियोग्राफी कहते हैं। नई बात समझ में आई? यस सर। यस सर। और बेटा बायोजियोग्राफिकल जो एविडेंसेस थे इनको प्रेजेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एल्फ्रेड रसल वेलेस। क्या नाम है साइंटिस्ट का? एल्फ्रेड रसल वेलेस। हाँ, हाँ, एल्फ्रेड रसल वेलेस का जो बर्थ हुआ था वो 1823 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1913 में। ठीक है। और एल्फ्रेड रसल वेलेस ने क्या किया था, पूरे होल वर्ल्ड को, पूरे के पूरे वर्ल्ड को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 6 मेजर बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड कर दिया था, जिसको इन्होंने नाम दिया था रिलीम्स। क्या नाम दिया था? रिलीम्स। अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो पूरे वर्ल्ड को कितने रीजन में, बायोजियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया था? 6 में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, हाँ 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। देखिए पहला पार्ट इन्होंने रखा पेलियार्टिक पार्ट, सेकंड नियार्टिक रीजन, थर्ड है न्यू ट्रॉपिकल रीजन, इथियोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन। पेलियार्टिक रीजन में इन्होंने यूरोप एंड एशियन नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स को रखा, नियार्टिक में इन्होंने नॉर्थ अमेरिका को रख दिया, न्यू ट्रॉपिकल में इन्होंने सेंट्रल अमेरिका को रख दिया, यूथोपियन में इन्होंने अफ्रीका को रख दिया, ओरिएंटल में इन्होंने ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ एशिया को रख दिया और ऑस्ट्रेलियन में ऑस्ट्रेलिया और टेस्मानिया को रख दिया। नई बात समझ में आई? तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड को कितने रीजन्स में डिवाइड कर दिया, कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया? 6। नाम बताइए जल्दी से कौन कौन से हैं? पेलियार्टिक, बोलिए मेरे साथ साथ। नियार्टिक, न्यू ट्रॉपिकल, इथियोपियन, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन। ठीक है। इसके बाद बेटा एक छोटी सी थ्योरी आई थी, जिस थ्योरी का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये मैकेनिज्म थी एक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? एल्फ्रेड रसल वेलेस ने एक बात बताई थी। एल्फ्रेड रसल वेलेस का यह कहना था कि शुरुआत में जो ये 6 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं, ये शुरुआत में अलग अलग रीजन नहीं थे, ये एक सिंगल लैंड थी। क्या थी एक? ये सिंगल लैंड। हाँ, ह्यूज सिंगल लैंड थी, ह्यूज सिंगल लैंड थी, यस ह्यूज लैंड मासेस था, शुरुआत में एक था ये। लेकिन जैसे जैसे जियोग्राफी के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो गया, जियोग्राफिकल चेंजेस स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो जियोग्राफिकल चेंजेस होने की वजह से जो अर्थ के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे जो क्रिस्टल प्लेट्स थी, उन क्रिस्टल प्लेट्स के अंदर कोलिजन्स होने लगे। क्या होने लगे? कोलिजन्स हुए। उन कोलिजन्स की वजह से क्रिस्टल प्लेट्स में क्या हुई? मूवमेंट हुई, और उस मूवमेंट की वजह से जो ये 6 पार्ट जो एक साथ जुड़े हुए थे, यानी कि सिंगल लैंड थी, ये लैंड 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कितने रीजन से डिवाइड हो गई? 6 रीजन्स में डिवाइड हो गई। और 6 रीजन्स में डिवाइड होने के बाद इनके बीच में जियोग्राफिकल बैरियर आ गया। वो जियोग्राफिकल बैरियर क्या हो सकता है? वो माउंटेन भी हो सकती है, माउंटेन आ गई किसी के बीच में, किसी के बीच में सी आ गया, किसी के बीच में बहुत बड़ी सी लैंड आ गई, किसी के बीच में ग्लेशियर्स आ गए। तो इस तरीके से क्या हो गया, जियोग्राफिकल बैरियर आने की वजह से ये क्या हो गई, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और इन पार्ट्स को नाम दिया कॉन्टिनेंट्स। क्या नाम दिया? कॉन्टिनेंट। और इस मैकेनिज्म को नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या मैकेनिज्म को नाम दिया? कॉन्टिनेंटल। क्लियर हुआ? नहीं हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्या तो नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया। चलिए, तो यही बात जो कहानी मैंने हिंदी में बोली है, इंग्लिश में देखो लिखा मिलेगा। लिखा है बायोजियोग्राफिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड is that in which the 6 major biogeographical realms or region are present. Geologists believe that million years of ago all the continents we demarcated, जो आज demarcate हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं, were in the form of a single land mass. शुरुआत में वो एक single land mass थे. On account of geological changes, especially movement of crustal plates below the surface of earth, huge land mass broken off, टूट गया,
ठीक है, एंड ड्रिफ्ट ए पार्ट फ्रॉम अनदर, और एक दूसरे से दूर दूर हो गए, ठीक है। एज दीज लैंड मासेस यानी कि कॉन्टिनेंट्स मूव्ड अवे, एक दूसरे से दूर हो गए, द सीज सेपरेट देम एंड एक्टेड एज ए बैरियर टू द फ्री मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म among the continents because of variable environmental condition prevailing on different continents over centuries. Plants and animals evolved independently in each biogeographical रीजन। बात समझ में आई या नहीं आई? बड़ी सिंपल सी बात है कि क्रिस्टल प्लेट्स में कोलिजन्स की वजह से क्रिस्टल प्लेट्स में मूवमेंट हुए, जिसकी वजह से जो एक सिंगल ह्यूज लैंड मास था वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इनके बीच में क्या आ गया? बैरियर आ गए, फिजिकल बैरियर्स आ गए, जियोग्राफिकल बैरियर्स आ गए, जिन्होंने इनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और मेनली जो बैरियर सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है वो रहता है सी, और उसकी वजह से एक दूसरे से काफी दूर शिफ्ट हो गए, ठीक है। और जिसकी वजह से दोनों तरफ एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट हो गई, जिसकी वजह से वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज डेवलप हो गई। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और जो सेपरेटेड पार्ट थे दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. सर ये जो कॉन्टिनेंट्स है इनके बारे में पढ़ना है क्या? क्या? ये जो कॉन्टिनेंट्स है जो ऊपर लिखे हैं हमने, ये 6 जो है, इनके बारे में पूरा पढ़ना बेटा है? वैसे ये जो क्वेश्चन तो बेटा कभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए। देखो मैं ये कह दूं कि नहीं आएगा, इत्तेफाकन आ गया तो बात को आप समझ रहे हो। वैसे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, लेकिन हमें नहीं पता ना किसके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी कभी हम जो चीज सोचते हैं कि ये नहीं आएगी, वही चीज सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा मेरी लाइफ में तो बहुत हुआ है। तो इसीलिए मैं तो अगर आपकी जगह तैयारी करता तो मैं तो कुछ ना छोड़ के जाता, क्योंकि पूरे साल का और पूरे भविष्य की बात है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब किस बायोजियोग्राफिकल रीजन के बीच में माउंटेन आया, किसके बीच में लैंड आई, किसके बीच में सी आया, अब वो आपको याद रखना है। तो देखिए, ओरिएंटल रिलीम इज सेपरेटेड फ्रॉम पेलियार्टिक रिलीम बाय हिमालयन माउंटेन, यानी कि हिमालयन माउंटेन किस किस के बीच में आया? जल्दी बताओ। Palearctic और ओरिएंटल। हाँ यस, पेलियार्टिक। सब लोग नहीं बोल रहे हो? यस, कौन कौन? ओरिएंटल एंड पैलियार्टिक। पैलियार्टिक ओरिएंटल। हाँ, और बेटा सी सी ने किस किस को सेपरेट किया? इथियोपियन रिलीम्स को और ऑस्ट्रेलियन रिलीम्स को, ऑस्ट्रेलियन ठीक है। रिलीम। हाँ, और वैलेस लाइन ने किसको सेपरेट किया? ओरिएंटल रिलीम को और ऑस्ट्रेलियन रिलीम को। अरे बोलो, जल्दी से बताओ। ओरिएंटल ऑस्ट्रेलियन। क्या? वैलेस लाइन क्या है? बेटा ये इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक तरह से लैंड मास है, एक लैंड है। अच्छा, वो एल्फर्ड ने ही सोचा था वो। हाँ ठीक है, तो बताओ जल्दी से बता दो, वैलेस लाइन ने किस किस को, ये नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वैलेस लाइन किस किस को सेपरेट करता है? कौन किस किस रीजन को सेपरेट करता है? ऑस्ट्रेलियन रिलीम। सी किस किस को सेपरेट करती है? ऑस्ट्रेलियन और इथियोपियन रिलीम। अच्छा, और हिमालयन माउंटेन किस किस को सेपरेट करती है? ओरिएंटल और पैलियार्टिक। हाँ, ये रटना पड़ेगा, ठीक है ना, ये याद करने का पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, और होलार्टिक रिलीम कौन बनाता है? होलार्टिक रीजन कौन बनाता है? पेलियार्टिक रिलीम एंड नियार्टिक रिलीम टुगेदर फॉर्म होलार्टिक रिलीम। नई बात समझ में आई? ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जल्दी से बता दो। होलार्टिक रिलीम कौन कौन बनाते हैं? होलार्टिक रिलीम या रीजन? पेलियार्टिक और नियार्टिक। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब बेटा चूंकि ये बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस हैं, तो यहाँ पर जिक्र करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे हम दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, और दूसरा पढ़ेंगे हम रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे? रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला क्या है बेटा, जल्दी से बताएं। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली स्पीशीज। चलिए बहुत ही प्यार से बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेटा एनिमल्स का या प्लांट्स का, दोनों का होता है डिस्ट्रीब्यूशन। वो 2 टाइप का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन,
और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो कहाँ मिलेंगे? फाउंड एवरीवेयर। कहाँ मिलेंगे? एवरीवेयर। हर जगह मिलेंगे। और रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे ही मिलेंगे, फाउंड ओनली ऑन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। केवल एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में मिलेंगे। और रेस्ट्रिक्टेड प्लेस वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ज्यादातर जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज है वो कहाँ मिलती हैं? ऑस्ट्रेलिया में। नई बात समझ में आई? यस यस सर। अब एक बात देखो, सुनो, ये पेरेंटल लैंड है। पेरेंटल लैंड है। कौन सी लैंड है? पेरेंटल। पेरेंटल लैंड। अब इस पेरेंटल लैंड के ऊपर प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। बोलो हाँ है ना? यस सर। अब ये जो पेरेंटल लैंड है ये डिवाइड हो गई। दो पार्ट्स पे डिवाइड हो गई। ठीक है, तो जब दोनों पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो ये जो एनिमल्स थे, कुछ एनिमल्स तो इस पे चले गए, यानी कि मैंने कह दिया P1 और प्लस A1 एनिमल्स इस पे चले गए और P2 प्लस A2 एनिमल्स इस पे चले गए। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, यस सर। अब इनके बीच में यहाँ पर कोई बैरियर आ गया जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल बैरियर। वो जियोग्राफिकल बैरियर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वो आपकी कोई लैंड भी हो सकती है बड़ी सी, वो सी हो सकता है, वो ग्लेशियर्स हो सकते हैं, वो माउंटेन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो जियोग्राफिकल बैरियर आ गए, अब चूंकि ये जियोग्राफिकल बैरियर हैं तो इन जियोग्राफिकल बैरियर में, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये ना उसका आ रहा है, एक मिनट, मेरी वाइफ का कॉल आ रहा है। हाँ जी बच्चों, ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब हाँ, अब ये जो जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, अब ये जो एनिमल्स इस वाले आइलैंड पे गए थे, अब ये इस जियोग्राफिकल बैरियर को पार करके अपनी वापस पेरेंटल लैंड पे भी आ सकते हैं। अरे बोलो। यस सर। भाई सी तो है, सी को पार करके नहीं आ सकते, ग्लेशियर्स को, माउंटेन को पार। ठीक है, और ये इस पे भी आ सकते हैं, इस पे भी आ सकते हैं, ये इस पे भी आ सकते हैं, मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? क्या है ये? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। यस, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से बात तो समझ में आई होगी तीसरी तो। लेकिन डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, ठीक है, देखो, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसमें इंटरवेनिंग टेरिटरी क्या होती है? एक वर्ड होता है इंटरवेनिंग टेरिटरी। इंटरवेनिंग जो टेरिटरी है वो किसको कहा? बेटा मैं एक एक बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इंटरवेनिंग टेरिटरी इसको बोलते हैं, जियोग्राफिकल बैरियर को इंटरवेनिंग टेरिटरी किसको बोलते हैं? जल्दी बोलो। बैरियर। हाँ, ज्योग्राफिकल बैरियर को। हाँ, और बेटा इस जियोग्राफिकल बैरियर्स में ऐसा कोई भी इसमें
एनिमल्स तो प्रेजेंट हैं, प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन कनेक्टिंग लिंक नहीं प्रेजेंट है। कनेक्टिंग लिंक यहां पर नहीं प्रेजेंट है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब ये जो पेरेंटल लैंड और ये जो डिवीजन वाली लैंड है, इनके बीच में कनेक्शन शो करती हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। अरे बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो। नहीं आई सर। देखो बेटा, दिमाग लगाना है। क्या ठीक है? बताया आपने? मैंने ये बताया है कि ज्योग्राफिकल बैरियर को इंटरवेनिंग टेरिटरी बोलेंगे। यस सर। यस सर। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब एक बार बताओ, ये पेरेंटल लैंड है यस सर। और ये मैंने कहा कि डॉटर लैंड है, हमने इसे डॉटर लैंड कह दिया, इसको पेरेंटल लैंड कह दिया, और ये बीच में आपका हो गया बैरियर। क्या हो गया? जियोग्राफिकल बैरियर। यस सर। अब इस जियोग्राफिकल बैरियर में प्लांट्स भी प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन ऐसे एनिमल्स प्रेजेंट नहीं होंगे जो कनेक्टिंग लिंक का काम करें कि जो एनिमल्स इधर से यहां गए हैं उन एनिमल्स के बीच में दोनों कैरेक्टर को शो करें। अच्छा ओके सर, आ गया। कनेक्टिंग लिंक का क्यों? Yes. आप एक बात देखिए, आप मेरी बात को समझिएगा, छोटी सी बात समझिएगा, थोड़ी सी गहराई में जाना है। जब पेरेंटल लैंड से एनिमल्स मूव करके, मैंने इसको चलो नाम दे दिया डॉटर लैंड 1 और इसको नाम दे दिया डॉटर लैंड 2। तो जब पेरेंटल लैंड से एनिमल मूव करके डॉटर लैंड 1 में जाएंगे, तो डॉटर लैंड 1 पे जाएंगे तो क्या यहां पर हैबिटाट चेंज नहीं होगा? होगा। यस सर होगा। यस होगा। हैबिटाट जब बदल जाएगा तो क्या नीड नहीं बदलेगी? बदल जाएंगी। बदलेगी। क्या नीड बदलेगी तो जो एडेप्टेशन होगी क्या वो नहीं बदलेंगी? बदल जाएंगी। बदलेंगे। तो फंक्शन भी इनका नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। बदलेगा। लेकिन फंक्शन बदलेगा, लेकिन शकल सूरत में वो एक जैसे दिखाई देंगे। ऐसा भी हो सकता है फंक्शन भी सिमिलर हो, लेकिन शकल सूरत में वो एक जैसे दिखाई देंगे। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया एलिफेंट। आप लोग देखो, इंडिया में जो एलिफेंट मिलते हैं उनके ईयर काफी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन जो अफ्रीका में एलिफेंट मिलते हैं उनके ईयर छोटे होते हैं। यही तो पहचान है उनकी सबसे ज्यादा। बाकी सूंड वूंड सब एक जैसी होती है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आए ईयर के अंदर, ये चेंजेस क्यों आए? ड्यू टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की वजह, दोनों तरफ टेम्परेचर अलग है, जिसकी वजह से ईयर की ग्रोथ एक जगह कम हुई, एक तरफ ज्यादा हुई, यानी कि हैबिटाट बदल गया। अरे बोलो। यस सर। ठीक है। डाइवर्जेंस है। हाँ, अभी उसे मत जोड़ो डाइवर्जेंस को, उसको बाद में करेंगे, ठीक है ना? तो इतनी बात समझ में आएगी आप लोगों को? हैबिटाट की वजह से तो ईयर छोटे बड़े हो गए, हाँ या ना? लेकिन क्या वो तुम देख के नहीं बता पाओगे अफ्रीकन और इंडियन एलिफेंट को कि ये दोनों एलिफेंट हैं? शकल सूरत तो एक जैसी है। यस सर। ये इस बात को नहीं बताते कि इन दोनों, चाहे अफ्रीकन एलिफेंट हो, चाहे इंडियन एलिफेंट हो, चाहे कहीं का भी एलिफेंट हो, सबकी जो शकल सूरत एक जैसी दिखाई दे रही है, ये इस बात को रिप्रेजेंट नहीं करेगी दोनों के एंसेस्टर कॉमन है। यस। और ये इस बात को नहीं बता रहे कि ये पहले कभी एक लैंड पे होंगे, लेकिन फिर वो लैंड डिवाइड होगी, जिसकी वजह से ये अलग अलग रीजन में चले गए और उसी के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस आ गए। यस सर। आ गई? यस सर। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में एलिफेंट हैं इस तरीके के लंबे लंबे कानों वाले, और अफ्रीका जो है उनमें कान ईयर छोटे छोटे हैं, और अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो एशियन पार्ट आ रहा है, उस एशियन पार्ट में तो ऐसे एलिफेंट मिलने चाहिए जिसका एक कान बड़ा होना चाहिए था, एक कान छोटा होना चाहिए था, कनेक्टिंग लिंक का काम करना चाहिए था। क्या ऐसा है? नहीं सर। क्योंकि जियोग्राफिकल बैरियर में कनेक्टिंग लिंक नहीं मिलती। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यस सर। यस सर। क्योंकि कनेक्टिंग लिंक क्या बताती है? कनेक्टिंग लिंक ये बताती है कि इस पेरेंटल एलिफेंट से जो है डॉटर एलिफेंट का जो है डेवलपमेंट हुआ है, वो बताती कनेक्टिंग लिंक। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब मूव करके गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके गए हैं। अरे बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो। यस यस सर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम डेफिनेशन देखें, आप डेफिनेशन को देखिएगा पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। समटाइम क्लोजली सिमिलर स्पीसीज। क्लोजली सिमिलर स्पीसीज क्यों कहा? यानी कि दोनों के एंसेस्टर क्या है? कॉमन।
कॉमन। एंसेस्टर क्या है? कॉमन। कॉमन एंसेस्टर वाली स्पेसीज एग्जिस्ट एट वाइडली सेपरेटेड, यानी कि एग्जिस्ट कर गई और वाइडली सेपरेट कर गई, यानी एक दूसरे से अलग हो गई, वाइडली सेपरेटेड प्लेस विदाउट एनी रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि बीच में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है, इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन इंटरवेनिंग टेरिटरी। दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं बात समझ में आई? यस सर। बोलो। यस सर। सबको समझ में आया? जैसे एग्जांपल है एलिगेटर्स, आप देखो घड़ियाल या एलिगेटर्स इंडिया में भी मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, अमेरिका में भी मिलते हैं। तो ये एग्जांपल किसका है? डिसकंटिन्यूअस। जो एनिमल्स आपको हर जगह दिखाई देते हैं वो सारे एग्जांपल डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, जैसे लंगफिश, जैसे कैमल, जैसे एलिफेंट। ये सारे एनिमल्स जो हैं ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। लंगफिश जो है अमेरिका में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं, तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, ये तो एनिमल्स का जिक्र हो गया। क्या प्लांट्स के अंदर भी डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है? यस, बिल्कुल होता है। कौन कौन से प्लांट्स में होता है? मैग्नोइल, सर मैग्नोलीज, टुलिप्स, यस सर। ससाफराज, इन Yes. सभी प्लांट्स के अंदर जो है होता है। ठीक है, बात समझ में आई? याद कर लेंगे सारे एग्जाम्पल। यस सर, लेकिन सर अब तो Yes, ये sir. चाइना में मिलते हैं। क्या चीज? लेकिन अब तो सर ये सर चाइना में मिलते हैं। कुछ समय में बेटा सब चीज चाइना में मिलेंगी। ठीक है Yes. ना? शायद हम भी चाइना का ही पार्ट बन जाए कुछ समय बाद। जिस तरीके से चाइना अटैक कर रहा है ना इंडिया के ऊपर, कभी हम भी चाव चाव करें, बाय बाय ना करें आपस में। सर डरते थोड़ी है। हाँ बेटा, डरते नहीं है तभी तो हैं, लेकिन जिस दिन डरने लगेंगे उस दिन उनका राज हो जाएगा। राज तभी होता है जब डर होता है, इस बात का याद रखना। जब तक आप नीट से डरोगे, ये मैं तुमसे रिलेट कर देता हूँ, जब तक नीट से डरोगे तब तक सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जब तक डर खत्म हो जाएगा उस दिन नीट में आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि Yes. क्योंकि जो डरते हैं वो कुछ नहीं करते, ऐसी कहावत है। डर के चलिए। आगे जीते हैं सर। वो तो बेटा जब माउंटेन ड्यू पियोगे तब की बात है। यस सर। ठीक है, हाँ ये अच्छा था सर। हाँ ठीक है। चलिए, इसमें क्या है कि जो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें एनिमल्स या प्लांट्स फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है, ये बैरियर को पार कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कोई भी स्पेसी कोई पेरेंटल लैंड से जब लैंड टूटती है तो वो इतनी दूर सेपरेट हो गई कि उस पे जो रहने वाले प्लांट्स थे और जो उस पे रहने वाले एनिमल्स थे वो वापस अपनी पेरेंटल लैंड पे नहीं आ पाए, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा स्पेस आ गया जिसको वो पार नहीं कर पाए। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो चूंकि ये जो पार्ट जो है पेरेंटल लैंड से काफी ज्यादा दूर शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर रहने वाले जो एनिमल्स थे और प्लांट्स थे उन्होंने उसी के हैबिटाट के अकॉर्डिंग अपने अंदर एडेप्टेशन डेवलप कर ली, और वो एडेप्टेशन डेवलप करने की वजह से इनके फंक्शंस अपने पेरेंटल लैंड से बिल्कुल डिफरेंट हो गए, इनकी स्ट्रक्चर भी अपने पेरेंटल लैंड से डिफरेंट हो गई, और फिर ये स्पीसीज कहलाई रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नई बात समझ में आई? यस सर। स्ट्रक्चर तो सेम होना चाहिए ना? क्या आए चीज? तो वहीं से पेरेंटल से, स्ट्रक्चर तो सेम होना चाहिए था इनका। लेकिन स्ट्रक्चर में भी इनमें चेंजेस इसलिए आ गए क्योंकि ये पेरेंटल लैंड से बिल्कुल खत्म हो गए ना, जीन ही नहीं आए बिल्कुल, मतलब पूरा चेंजेस, इसलिए पूरा इन्फ्लुएंस जो है वहां के एनवायरनमेंट का इन पर पड़ गया, जिससे मार्फोलॉजी भी इनकी बदल गई। भाई मार्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे तभी तो सर्वाइव करेगा। अब बेटा अगर एक बार बताओ, कोई एनिमल उड़ना चाहता है, जब तक पंख नहीं बनेंगे कैसे उड़ेगा? उसे तैरना है, जब तक फ्लिपर्स नहीं बने कैसे तैरेगा? तो भैया उसे अपने अंदर चेंजेस भी तो लाने पड़ेंगे मार्फोलॉजिकल। बोलो हाँ या ना? तो इस तरीके से ये स्पीसीज क्या कहलाई? रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज। और रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज ज्यादातर कहाँ मिलती हैं? जल्दी से बता दो आंसर। ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं सर। है ऑस्ट्रेलिया में। मेटाथीरिया। हाँ, तो देखिए यहाँ लिखा है द पार्ट्स, पूरी कहानी को समझिएगा। द पार्ट्स सेपरेट फ्रॉम द मेन लैंड हैव यूनिक फोना, फोना मतलब एनिमल्स, एंड फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑस्ट्रेलिया हैज एगलिंग मैमल्स, एगलिंग मैमल्स एग्जाम्पल किसका है? रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का। पाउच्ड मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स भी किसका एग्जाम्पल है?
रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और क्या एग्जांपल है, देखिए सारे लिखा रखे हैं मैंने, एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ रखा मैंने, ठीक है। अगला है प्लांट्स की अगर हम बात करें तो डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका में कैक्टाई मिलती है, कैक्टाई, कैक्टाई इज द एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। डबल कोकोनट, ये भी एग्जांपल है किसका, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का। और गैलोपागोस आइलैंड के ऊपर जो डार्विन फिंचेस मिलती हैं, डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस समझते हैं आप लोग, यहाँ डार्विन फिंचेस, यस सर। मैं आपको बता देता हूँ, हल्का सा बता देता हूँ, डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस क्या है, बर्ड्स है। और ये बर्ड्स कहाँ मिलती हैं, गैलोपागोस आइलैंड पर। कौन से आइलैंड पे मिलती हैं, गैलापागोस आइलैंड आइलैंड पे। तो बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने HMS बीगल, एक शिप था, उस पे एज ए नेचरिस्ट अपॉइंट किया था और उनको वर्ल्ड सर्वे के लिए भेजा था 5 इयर्स के लिए, 5 साल के लिए वर्ल्ड सर्वे पे भेजा था। और इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1831 में और 1836 में कंप्लीट हुई थी। तो जब ये नॉर्थ अमेरिका के 21 आइलैंड्स को पे गए तो वो 21 आइलैंड्स को इन्होंने नाम दिया था गैलोपागोस आइलैंड। और इन्होंने देखा कि सभी आइलैंड्स के ऊपर जो बर्ड हैं वो बर्ड प्रेजेंट है, छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट थी, लेकिन वो बर्ड्स देखने में बिल्कुल सिमिलर थी, लेकिन किसी की चोंच में डिफरेंस था, किसी की फीडिंग हैबिट में चेंज था। तो इन्हीं बर्ड्स को उन्होंने नाम दिया था डार्विन ने, डार्विन फिंचेस। और उन्होंने कहा कि पहले ये बर्ड जो थी अपनी पेरेंटल लैंड पे ही थी, सारी बर्ड्स जो थी एक ही लैंड पे थी, लेकिन बाद में ये यहाँ से उड़कर जो है दूसरे आइलैंड्स पे चली गई और उड़कर इतनी दूर निकल गई कि ये वापस अपनी पेरेंटल लैंड पे नहीं आ पाई, जिसकी वजह से इन्होंने उसी आइलैंड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया। क्यों, अगर उस आइलैंड पे ज्यादा फिश होती तो ये कैसी बन गई, कार्निवोरस हो गई। तो इनकी बीक जो है थोड़ी सी कार्निवोरस की तरह चेंज हो गई। इन्होंने देखा कि कहीं पे जो है आइलैंड्स पे फ्रूट्स ज्यादा थे तो ये फ्रूटीवोरस हो गए, तो बीक में चेंज आ गई। तो इस तरीके से इनकी बीक भी चेंज हो गई, इनकी फीडिंग हैबिट भी चेंज हो गई और इन स्पीसीज को हमने नाम दिया रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज, ठीक है। और इस प्रोसेस को जो ये रेडिएट कर गई, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया एडेप्टिव रेडिएशन। और ये डार्विन फिंचेस किस तरीके की स्पीसीज बनी, एलोपैट्रिक स्पीसीज। कैसी स्पीसीज हैं, एलोपैट्रिक स्पीशीज। हाँ, एलोपैट्रिक का मतलब होता है जब स्पीसीज, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन किसी डिफरेंट हैबिटाट्स में होता है, सेम हैबिटाट में नहीं होता, तो बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज। तो डार्विन फिंचेस यहाँ पे 3 चीजों का एग्जांपल है, लिख लीजिए। एक तो है ये रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज, सारी चीजें एक साथ लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा ये एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन का, लिखते जाइए, रुकना नहीं है। और थर्ड एग्जांपल ये किसका है बेटा, कौन अभी बताया था मैंने, कौन बताएगा, एलोपैट्रिक। यस, एलोपैट्रिक स्पीसीज। सर हाँ, ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा, इसमें सर जो डिसकंटिन्यूअस वाला था उसको भी तो हम सर एलोपैट्रिक ही बोलेंगे। क्या चीज, जो हमने डिसकंटिन्यूअस वाला पढ़ा उसको भी तो हम सर एलोपैट्रिक ही बोलेंगे। डिसकंटिन्यूअस में नई स्पीसीज थोड़ी ना बननी, स्पीसीज तो वही है ना सर। एलोट्रॉपिक में भी थोड़ी ना नई स्पीशीज फॉर्म होती है बेटा, इसमें तो न्यू स्पीसीज बन गई ना, इन्होंने तो पूरा ही चेंज कर लिया ना अपना, ये तो बिल्कुल अपनी पेरेंटल लैंड से अलग हो गई। अब एक बात बताओ, कोई इंडिया में रहने वाला आदमी अगर अमेरिका में चला जाए और अमेरिका में जाकर वो अमेरिकन से शादी कर ले, तो बच्चा जो होगा वो इंडो अमेरिकन होगा ना, उसकी स्पीसीज बदल गई ना, वो तो अलग हो गया ना इंडिया से पूरा। अच्छा, ओके सर, ठीक है ना। और अगर इंडिया का ही आदमी अमेरिका में जाके इंडियन से शादी कर ले तो बच्चा तो इंडियन ही होगा। नहीं, बात समझ में आई अभी भी। यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, हाँ। तो बताओ बेटा, आज का जो टॉपिक था आप में मजा आया, कह दो नहीं आया मजा। सर बिल्कुल बोरिंग लगा, आया सर। कह दो बोरिंग लगा। मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर दो, कर दो। अरे सर, है सर समझ में आया, चलो नहीं कर रहे बेइज्जती, चलो आज तुमने मुझ पे दया कर ली है ना, चलो कोई बात नहीं। तो आज का टॉपिक, अच्छा आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि इवोल्यूशन में आप लोग देख रहे हो कि कॉन्सेप्ट तो है ही, कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पे जो मेन खेल है वो है एग्जाम्पल्स का, ठीक है। अगर आप लिटरली इवोल्यूशन को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो जड़ से, तो इसकी छोटी सी एक लिस्ट बना लो एग्जाम्पल की। सबसे पहले एग्जाम्पल याद करो
और पहले उन एग्जांपल्स को याद करो जो एनसीईआरटी के अंदर है, इसलिए एनसीईआरटी से देख के पहले टिक लगा लो उन एग्जांपल्स पे जो एनसीईआरटी के हैं। पहले रीडिंग में एनसीईआरटी के याद करो, सेकंड रीडिंग में सारे याद करो। कर लोगे ऐसा? कर लेंगे। यस ठीक है, चलिए Yes. कल का टॉपिक, मेरे ख्याल से कल सैटरडे है, तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा सिलेक्शन